स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की तुमसे सीट को लेकर झगड़ पड़ी। उसने गुस्से में तुम्हें इतनी जोर से लात मारी कि तुम दूर जा गिरे। जमीन पर गिरते ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया और वह लड़की डर के मारे रोने लगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तुमने एक रहस्यमयी बेहोशी अमीर सिस्टम सक्रिय कर लिया है। इस सिस्टम के अनुसार जितनी देर तुम बेहोश रहोगे उतना अधिक इनाम मिलेगा। कक्षा के शिक्षक ने पूरी बात समझने के बाद सख्त लहजे में लड़की को डांटा। तुमने हद कर दी, सिर्फ सीट के लिए किसी को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया। लड़की ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोली, सर मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें। शिक्षक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और काउंसलर को सूचना दी। फिर लड़की से कहा, तुम इनके साथ अस्पताल जाओ, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लड़की मन ही मन परेशान होती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि तुम्हें केवल हल्की बेहोशी आई है और इलाज के बाद तुम जल्द ही होश में आ जाओगे। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने कागज आगे बढ़ाते हुए पूछा, मरीज का परिजन कौन है, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। काउंसलर ने लड़की की ओर देखा और उसे वहीं रुकने के लिए कहा। वह मजबूरी में तुम्हारे कमरे में बैठ गई। तुम्हें अब भी बेहोश देखकर वह बड़बड़ाने लगी, अब तो उठ जाओ, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे भी कॉलेज वापस जाना है। तभी तुम अपने सिस्टम के जरिए उसकी चिंता और घबराहट महसूस कर रहे थे। उसे परेशान देखकर तुम्हें भीतर ही भीतर संतोष हो रहा था। कुछ देर बाद लड़की को नींद आ गई और वह तुम्हारे बिस्तर के पास ही सिर रखकर सो गई। एक नर्स आई और उसे जगाकर बोली, मुझे मरीज का तापमान और धड़कन जांचनी है। नर्स ने जांच करते हुए पूछा, इतनी जोर से कैसे मार दिया। लड़की ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, बस सीट को लेकर झगड़ा हो गया था। नर्स ने समझाते हुए कहा, ऐसी मारपीट ठीक नहीं होती, कई बार लोगों को भारी मुआवजा देना पड़ता है। ये सुनकर लड़की घबरा गई। नर्स ने आगे कहा, अगर मरीज को मानसिक आघात रह गया तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। जांच पूरी होने के बाद नर्स ने कहा, सारी रिपोर्ट सामान्य है, इन्हें अब तक होश आ जाना चाहिए था। उसने तुम्हें जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने तुम्हारी दर्द की अनुभूति को रोक रखा था, इसलिए तुम बिल्कुल भी नहीं जागे। नर्स ने लड़की को दिलासा दिया, चिंता मत करो, बाद में विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे, वे जरूर इन्हें होश में ले आएंगे। बाद में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने तुम्हारी सभी रिपोर्ट देखी और कहा, शरीर पूरी तरह सामान्य है, लेकिन मरीज बेहोश है। ये बहुत असामान्य मामला है। उनकी जांच का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा था, जिसे बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे। डॉक्टर ने विश्वास के साथ कहा कि सही तरीका अपनाते ही मरीज होश में आ जाएगा। उन्होंने तुम्हें जगाने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने विद्युत उत्तेजना इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देने का फैसला किया। अस्पताल के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, आज इन्हें हर हाल में होश में लाना है। जैसे ही हल्का विद्युत उपचार शुरू हुआ, तुम्हारा शरीर बिजली के झटकों से हल्का सा उछलने लगा, लेकिन तुम फिर भी बेहोश ही रहे। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। काफी देर की मेहनत के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने हार मान ली और गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत चल रहा सीधा प्रसारण बंद कर दिया। लड़की ने तुम्हारी ओर देखते हुए झुंझलाकर कहा, तुम आखिर कैसे इंसान हो, इतने बड़े डॉक्टर भी तुम्हें होश में नहीं ला सके। इधर इंटरनेट पर डॉक्टर की असफलता का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये सब देखकर लड़की और भी परेशान हो गई। हार न मानते हुए डॉक्टर ने अपने बुजुर्ग गुरु से सलाह ली। उनके गुरु, जो चिकित्सा जगत के बेहद सम्मानित विशेषज्ञ थे, बोले, जब बाहरी तरीके काम नहीं कर रहे तो धीरे धीरे दवाओं से इलाज करना होगा। उधर लड़की पूरे दिन अस्पताल में ही रुकी रही। उसके दोस्त उसे समझाने आए। एक सहेली ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, उसे छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, गलती मेरी थी। अगर मैं अब चली गई तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी जिद देखकर सभी दोस्त चुप हो गए। दूसरी ओर डॉक्टर ने जड़ी बूटियों से बनी दवाएं लिखी। जब बिल आया तो लड़की हैरान रह गई। उसकी सहेली गुस्से में बोली, इतनी सी दवा के इतने पैसे, ये तो हद है। कुछ छात्रों ने भी तुम्हें कोसना शुरू कर दिया और लड़की को वहां से ले जाने की कोशिश की। उनका मानना था कि तुम्हारा इलाज कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे रूममेट्स बिना कुछ कहे इलाज का खर्च जुटाने में लग गए। नर्स ने सावधानी से तुम्हें दवा पिलाई। अपने दोस्तों को इस तरह तुम्हारी मदद करते देखकर तुम भीतर ही भीतर भावुक हो गए। तुम्हारा एक दोस्त रात भर तुम्हारे पास बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, भाई, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं सबके सामने सच जरूर लाऊंगा। इस बीच डॉक्टर की आलोचना सोशल मीडिया पर जारी रही, लेकिन उनके गुरु के बताए इलाज के अनुसार दवाएं दी जाती रहीं। जब लड़की के माता पिता को पूरी घटना का पता चला तो वे अस्पताल पहुंचे। उसकी मां ने भावुक होकर कहा, अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी हर चीज बेच देंगे, लेकिन इलाज पूरा करवाएंगे। उसके पिता ने भी बिना देर किए अपनी गाड़ी बेच दी और पैसे बेटी को देते हुए कहा, अब पीछे मत हटना, जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता जिम्मेदारी निभानी होगी। ये देखकर लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके माता पिता ने उसके लिए कॉलेज से लंबी छुट्टी भी मंजूर करवाई। कॉलेज प्रशासन ने भी तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से लिखा कि वह अपनी जिम्मेदारी से भागेगी नहीं। धीरे धीरे यह विवाद शांत होने लगा। अस्पताल लौटकर उसने तुम्हें देखते हुए कहा, अब तो तुम्हें संतोष हो गया होगा, लेकिन तुम्हारे मन में अलग ही खुशी थी। तुम्हारे सिस्टम ने बताया कि खाते में जमा होने वाली रकम लगातार बढ़ रही है। जितने दिन तुम बेहोश रहोगे, इनाम उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। पहले कुछ हजार, फिर 10,000, उसके बाद लाखों तक पहुंचने लगा। लड़की को अपनी जिम्मेदारी निभाते देखकर तुम उसके प्रति आभारी भी हुए, लेकिन साथ ही तुम्हारे पास बेहोश बने रहने की एक और वजह भी थी।
लगी। लगातार 3 दिनों तक तुम आराम से अस्पताल में पड़े रहे और तुम्हारे सिस्टम की रकम तेजी से बढ़ती गई। 5वें दिन तुम्हें तेज बुखार हो गया। लड़की घबरा गई और तुरंत डॉक्टरों को बुलाने दौड़ी। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर खुद तुम्हारी जांच करने आए। पूरा विभाग तुम्हारे इलाज में जुट गया। इन दिनों लड़की ने तुम्हारी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। दवा देना, खाना खिलाना और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना वह पूरी लगन से तुम्हारी सेवा करती रही। हालांकि तुम्हारी देखभाल करते समय कई बार उसे बेहद शर्मनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी जिम्मेदारी निभाती रही। इसी बीच डॉक्टर झाओ फिर से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तुम्हें ड्रिप चढ़ाई और हर संभव कोशिश की ताकि तेज बुखार उतर सके। पूरा इंटरनेट तुम्हारी हालत पर नजर बनाए हुए था। डॉक्टर ने फिर से लाइव प्रसारण शुरू किया और लोगों से कहा, मरीज को लगातार तेज बुखार है और अभी तक होश नहीं आया है। स्थिति गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टिप्पणियों में हंगामा मच गया। कुछ लोग डॉक्टर की आलोचना कर रहे थे तो कुछ उनके गुरु की योग्यता पर सवाल उठा रहे थे। आखिरकार डॉक्टर ने कहा, कृपया बहस मत कीजिए, मैं अपने गुरु को बुला रहा हूँ, आज हर हाल में इसका जवाब मिलेगा। करीब 2.5 घंटे बाद देश के प्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक अस्पताल पहुंचे। उनकी उम्र अधिक होने के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि अस्पताल के बाहर मौजूद लोग उन्हें देखते ही पहचान गए। सोशल मीडिया पर तुरंत खबर फैल गई कि महान चिकित्सक स्वयं मरीज को देखने आए हैं। लोग उम्मीद करने लगे कि अब मरीज जरूर ठीक हो जाएगा। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने तुम्हारी नाड़ी जांची। कुछ ही क्षणों बाद उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अचानक तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और एक पल के लिए उनका संतुलन भी बिगड़ गया। डॉक्टर झाओ ने घबराकर पूछा, गुरुजी, आखिर आपने क्या महसूस किया? वरिष्ठ चिकित्सक ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपने जीवन में अनगिनत मरीज देखे हैं, लेकिन ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल के लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चेतना पूरी तरह अनुपस्थित है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर झाओ ने अविश्वास से पूछा, अगर ऐसा है तो फिर ये जाग क्यों नहीं रहे? लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी वजह से इन्हें कुछ हो गया? वरिष्ठ चिकित्सक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन यह बीमारी मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर झाओ ने पूछा, क्या कोई और उपाय है? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, एक आखिरी संभावना है। इसके लिए देश के सबसे अनुभवी न्यूरोसर्जन की जरूरत होगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो दिमाग की शल्य चिकित्सा करके कारण खोजने की कोशिश करनी होगी। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे कहा, मेरा एक पुराना मित्र इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर वे अस्पताल से चले गए। दूसरी ओर इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग दावा करने लगे कि तुम होश में आ चुके हो, जबकि कुछ लोग उस वरिष्ठ चिकित्सक की खूब प्रशंसा कर रहे थे। वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे। डॉक्टर झाओ ने बाद में अपने गुरु को फोन किया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो, सबसे जरूरी बात मरीज का इलाज है। डॉक्टर ने पूछा, वह विशेषज्ञ सर्जन कब तक आ पाएंगे? उत्तर मिला, वह अभी व्यस्त है, कम से कम 3 दिन बाद ही आ सकेंगे। ये सुनकर डॉक्टर झाओ ने एक नया सुझाव दिया। उन्होंने कहा, क्या हम एक जोखिम भरा तरीका आजमा सकते हैं? अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद मरीज की चेतना वापस आ जाए। गुरु ने कुछ देर विचार करने के बाद निर्णय डॉक्टर पर छोड़ दिया। फोन रखते ही डॉक्टर झाओ लड़की के पास पहुंचे। वह उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखने लगी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, एक आखिरी विकल्प बचा है। सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। उन्होंने साफ साफ बताया कि एक बेहद महंगी विदेशी दवा उपलब्ध है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में मरीज की चेतना को वापस लाने में मदद कर सकती है, लेकिन यह उपचार जोखिम भरा है और इसके परिणाम निश्चित नहीं है। लड़की ने घबराई हुई आवाज में पूछा, इसका खर्च कितना आएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, एक इंजेक्शन की कीमत 2 लाख युआन है। पूरे इलाज के लिए 5 इंजेक्शन चाहिए, यानी कुल 10 लाख युआन। ये सुनकर लड़की सन्न रह गई। उसके पास ठीक उतनी ही रकम थी जो उसके पिता ने अपनी गाड़ी बेचकर जुटाई थी। उसने कुछ क्षण तक सोचा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोली, ठीक है, इलाज शुरू कीजिए, पूरा खर्च मैं दूंगी। उसने बिना हिचकिचाए अपना बैंक कार्ड डॉक्टर को सौंप दिया। डॉक्टर उसकी ओर देखकर बोले, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद दयालु और जिम्मेदार भी हो। बिस्तर पर बेहोश पड़े तुम ये सब सुन रहे थे। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें बचाने के लिए वह अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार हो गई है। उधर अस्पताल ने तुरंत उस महंगी दवा को हवाई मार्ग से मंगवाने की व्यवस्था की। हालांकि यह बात गोपनीय रखी जानी थी, लेकिन एक नर्स से अनजाने में खबर बाहर निकल गई। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। लोग लिखने लगे कि एक मरीज के लिए लाखों की विदेशी दवा मंगाई जा रही है और उसका पूरा खर्च वही कॉलेज की लड़की उठा रही है। ये खबर तेजी से वायरल हो गई। उसकी सहेली गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी बड़ी रकम किसी अजनबी पर खर्च कर रही हो? लेकिन लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर इससे मेरी गलती का बोझ थोड़ा भी कम हो जाए तो यह पैसा बेकार नहीं जाएगा। उस शाम वह खुद तुम्हें चम्मच से दलिया खिलाने की कोशिश करती रही और धीरे से बोली, कृपया जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता और अपनापन था। इसी समय तुम्हारे सिस्टम ने चेतावनी दी, सावधान, यदि तुम अभी होश में आ गए तो आगे मिलने वाले सभी पुरस्कार समाप्त हो जाएंगे। एक पल के लिए तुम भावुक हो गए, लेकिन अगले ही क्षण तुमने फिर से बेहोश बने रहने का फैसला कर लिया। तुमने सोचा कि अभी जागने से भविष्य में मिलने वाली अपार दौलत हाथ से निकल जाएगी। रात को लड़की ने बड़े प्यार से तुम्हारे
तुम्हारा चेहरा साफ किया। जाते समय उसने तुम्हारी ओर आखिरी बार देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चली गई। देर रात वह विदेशी दवा अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने सावधानी से डिब्बा खोला। उसके अंदर 5 बेहद महंगे इंजेक्शन रखे थे। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके खड़े थे। लड़की ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान इन्हें इस बार जरूर होश आ जाए। पहला इंजेक्शन धीरे धीरे तुम्हारी नस में लगाया गया। डॉक्टर के माथे पर पसीना था और लड़की घबराहट में बिना पलक झपकाए तुम्हें देख रही थी। उधर इंटरनेट पर भी इसी दवा की चर्चा सबसे बड़ा विषय बन चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि क्या यह महंगी दवा सचमुच तुम्हें होश में ला पाएगी या नहीं। लाखों लोग बेसब्री से अगली खबर का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया, तुम्हारे शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और तुम्हारा बुखार लगातार बढ़ता गया। डॉक्टर झाओ की चिंता बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर जियांग शिनई का दिल टूट चुका था। उसने सोचा कि लाखों की महंगी दवा भी बेकार चली गई। आखिरकार डॉक्टर ने जोखिम उठाते हुए दूसरा इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। दोनों इंजेक्शनों के बीच इतना कम अंतर रखना सही नहीं था, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। दूसरा इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गए। बाहर खड़े लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। लगभग सभी को लगने लगा था कि अब तुम्हारे बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसी रात वरिष्ठ चिकित्सक का फोन आया। उन्होंने पूछा, कोई सुधार हुआ? डॉक्टर ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, नहीं, अभी तक नहीं। ऐसा मरीज मैंने पहले कभी नहीं देखा। वरिष्ठ चिकित्सक ने उन्हें ढांढस बंधाया। ऐसे कठिन मामले डॉक्टर के अनुभव को बढ़ाते हैं, हिम्मत मत हारो। डॉक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कल फिर कोशिश करेंगे। उधर अस्पताल के कमरे में जियांग शिनई पूरी रात तुम्हारे पास बैठी रही। उसे नहीं पता था कि जैसे ही आधी रात बीतती, तुम्हारे सिस्टम में फिर से एक दिन का इनाम जुड़ जाता। हर नया दिन तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक दौलत लेकर आता। तुम मन ही मन भविष्य की कल्पना कर रहे थे, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और आराम की जिंदगी। तुमने सोचा कि अगर कभी जागे तो जियांग शिनई को भी खुशहाल जीवन दोगे। उधर वह तुम्हें देखकर मन ही मन यही चाहती रही कि काश तुम सचमुच जाग जाओ। अगली सुबह तुम्हारे अब भी बेहोश रहने की खबर फिर से सोशल मीडिया पर छा गई। लोग मजाक में तुम्हें वह आदमी जो जागना ही नहीं चाहता कहने लगे। इसी बीच जियांग शिनई की सहेली का फोन आया। उसने कहा, अब तुम आगे क्या करोगी? जियांग शिनई ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, मुझे खुद नहीं पता। सहेली ने नाराज होकर कहा, तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी में बर्बाद कर रही हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, आज के बाद मुझसे कोई संपर्क मत करना। फोन कटते ही जियांग शिनई की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त भी खो दी। सुबह डॉक्टर फिर से तुम्हारी जांच करने आए। तुम्हें अब भी हल्का बुखार था। सारी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने तीसरा विशेष इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा, अगर इस बार भी कोई असर नहीं हुआ तो फिर हमें ऑपरेशन पर विचार करना पड़ेगा। जियांग शिनई ने आंसू पोंछते हुए हामी भर दी। तीसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया, लेकिन इस बार भी तुम्हारी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर पूरी तरह निराश होकर कमरे से बाहर चले गए। अस्पताल के प्रमुख ने जियांग शिनई से पूछा, क्या इलाज के लिए अभी कुछ पैसे बचे हैं? उसने धीमे से कहा, शायद थोड़ा और इंतजाम हो जाए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आगे इलाज और कठिन हो सकता है, तुम्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर उसने अपने पिता को फोन किया, पापा मुझे फिर पैसों की जरूरत पड़ सकती है। उसके पिता ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने घर बेच दिया है, जितने पैसे चाहिए मैं ले आऊंगा। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वह वापस तुम्हारे कमरे में आई, तुम्हारा हाथ थामकर रोते हुए बोली, अगर ऑपरेशन भी सफल नहीं हुआ तो शायद मैं भी जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर तुम्हारे मन में गहरा भाव उमड़ पड़ा। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें बचाने के लिए वह केवल अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की खुशियां भी दांव पर लगा चुकी है। उधर तुम्हारे सिस्टम में जमा होने वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में वह करोड़ों से बढ़कर अरबों तक पहुंचने लगी। फिर भी तुम जागने का फैसला नहीं कर पाए। एक ओर जियांग शिनई तुम्हें बचाने के लिए हर त्याग करने को तैयार थी और दूसरी ओर तुम अपने सिस्टम से मिलने वाली असीम दौलत के लालच में बेहोश बने रहने का निश्चय किए हुए थे। झाओ लियांगजुन डोंगहाई पारंपरिक चिकित्सा अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद हल्की मुस्कान थी। अस्पताल के निदेशक ने उत्सुकता से पूछा, क्या कोई महान सर्जन आने वाला है? झाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन हमारे देश और विदेशी विशेषज्ञों के बीच चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन हो रहा है। शायद वहां के विशेषज्ञ इस मरीज की हालत समझ सकें। ये सुनकर जियांग शिनई के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी। उधर इंटरनेट पर तुम्हारी चर्चा धीरे धीरे कम हो चुकी थी। ज्यादातर लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ वफादार प्रशंसक अब भी लगातार तुम्हारी खबरों पर नजर रखे हुए थे। तभी एक नर्स ने जानकारी दी कि तुम्हें सम्मेलन में दिखाने के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया जाएगा। यह खबर फैलते ही लोग उत्साहित हो उठे। अब तो उम्मीद है विदेशी डॉक्टर जरूर इन्हें जगा देंगे। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग यही मानने लगे कि विदेशी डॉक्टर कोई चमत्कार कर दिखाएंगे। हवाई जहाज उतरने के बाद तुम्हें सीधे अस्पताल लाया गया। संयोग से पूरा कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा था। सम्मेलन में विदेशी टीम ने अपनी आधुनिक चिकित्सा तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया। उनके प्रमुख डॉक्टर स्टीफन, जो मिश्रित मूल के थे और धारा प्रवाह चीनी बोलते थे, पहले 2 मरीजों का सफल इलाज दिखाकर सबका ध्यान खींच चुके थे। अब तुम्हारी बारी आई। अस्पताल के निदेशक ने कहा, डॉक्टर स्टीफन कृपया हमारे पहले मरीज को देखिए। स्टीफन ने पूछा, क्या इन्हें विशेष दवा दी जा चुकी है? झाओ लियांगजुन ने हामी भरी। स्टीफन ने तुम्हारी सावधानी से जांच की। विदेशी डॉक्टरों की पूरी टीम तुम्हारे चारों ओर खड़ी थी। सभी लोग सांस रोके परिणाम का इंतजार कर रहे थे। लाइव प्रसारण में दर्शकों की
टिप्पणियां लगातार आ रही थीं। आज तो ये जरूर जागेंगे, इतनी आधुनिक मशीनें हैं, अब कोई समस्या नहीं बचेगी। तुम्हें एक अत्याधुनिक चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया, जहां मौजूद मशीन ने तुम्हारे शरीर की कई बार पूरी स्कैनिंग की। इंटरनेट पर लोग उन मशीनों की खूब तारीफ करने लगे, लेकिन जब स्टीफन ने स्क्रीन पर आए आंकड़े देखे तो उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। झाओ लियांगजुन का दिल बैठ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद हमारी सारी उम्मीदें बेकार जाने वाली हैं। जियांग शिनई का दिल भी घबरा उठा। इतनी दूर आने का मकसद सिर्फ तुम्हें बचाने की उम्मीद थी। काफी देर बाद स्टीफन कमरे से बाहर निकले। अस्पताल के निदेशक और नर्स ने तुरंत पूछा, डॉक्टर स्टीफन, क्या परिणाम आया? स्टीफन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हमारी मशीनों के अनुसार इस व्यक्ति को कोई बीमारी ही नहीं है। ये सुनकर झाओ लियांगजुन और जियांग शिनई दोनों स्तब्ध रह गए। कोई बीमारी नहीं? ये कैसे संभव है? स्टीफन ने बेबस होकर समझाया, हमारी मशीनें इस तरह की असामान्य स्थिति को पहचान नहीं पा रही हैं, इसलिए सिस्टम इसे सामान्य मानकर कोई बीमारी नहीं का परिणाम दिखा रहा है। इसके साथ ही चिकित्सा सम्मेलन समाप्त हो गया। इसका मतलब साफ था, विदेशी विशेषज्ञों की शीर्ष टीम भी तुम्हारी हालत का कारण पता लगाने या तुम्हें होश में लाने में पूरी तरह असफल रही। लाइव प्रसारण देख रहे दर्शक हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? अगर बीमारी ही नहीं है तो फिर ये कोमा में क्यों है? जो लोग विदेशी चिकित्सा की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहे थे वे भी अब चुप हो गए और धीरे धीरे लाइव प्रसारण से गायब होने लगे। तुम्हारी रहस्यमयी हालत ने विदेशी मेडिकल टीम तक को असहाय कर दिया। ये खबर पूरे देश में फैल गई और सभी बड़े डॉक्टरों का ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित हो गया। डोंगहाई लौटते समय भी डॉक्टर झाओ लियांगजुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने जियांग शिनई को दिलासा देते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ तुम्हारा इलाज करने जरूर आएंगे। ये सुनकर जियांग शिनई की बुझती उम्मीद फिर से जाग उठी। राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान ने तुम्हारे केस को वर्ष के सबसे दुर्लभ मामलों की सूची में शामिल कर 5वां स्थान दिया। देश भर के विशेषज्ञ तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने लगे। सम्मेलन में बहस छिड़ गई, हमारे देश की हजारों साल पुरानी चिकित्सा परंपरा क्या एक मरीज को भी ठीक नहीं कर सकती? पश्चिमी चिकित्सा से कुछ नहीं हुआ, अब बारी पारंपरिक चिकित्सा की है। दूसरे विशेषज्ञ ने बीच में टोका, बहस से कुछ नहीं होगा, इलाज करके दिखाइए। कुछ ही दिनों में देश भर के नामी डॉक्टर डोंगहाई पहुंच गए। उधर तुम्हारी सिस्टम से मिलने वाली कुल संपत्ति भी बढ़कर हजारों अरब की सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य उससे भी बड़ा था। इसलिए तुमने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, बेहोशी नहीं तोड़नी है। डोंगहाई पारंपरिक चिकित्सा अस्पताल में देश के प्रसिद्ध डॉक्टरों का जमावड़ा लग गया। उसी समय एक चौड़े चेहरे वाले मध्यम आयु के डॉक्टर हंसते हुए बोले, पुराने दोस्त, फिर मुलाकात हो गई। झाओ लियांगजुन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, तुम तो मजे में हो, लेकिन मैं तो इस मरीज की वजह से परेशान हो चुका हूँ। उनका नाम फांगजी था। पारंपरिक चिकित्सा में उनकी महारत इतनी प्रसिद्ध थी कि उनकी तुलना महान डॉक्टरों से की जाती थी। अस्पताल के बाहर लाइव स्ट्रीम करने वाले इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भी पहुंच चुके थे। एक ने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों जरा देखिए, यहाँ जितने भी डॉक्टर आए हैं सभी बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन जिस तरह ये मरीज को देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कसाई मांस का टुकड़ा देखता है। ये सुनते ही लाइव चैट में हंसी की बाढ़ आ गई। इतने डॉक्टर आ गए हैं, अब चाहे कैसी भी बीमारी हो बचना तय है। इतनी भीड़ देखकर तो मरीज से ज्यादा डॉक्टर घबरा जाएंगे। इस बीच विशेषज्ञ तुम्हारे इलाज पर अलग अलग राय देने लगे। एक गोल चेहरे वाले डॉक्टर ने कहा, सीधे ऑपरेशन कर देते हैं। फांगजी ने तुरंत विरोध किया, ये सबसे आखिरी विकल्प होता है। मरीज के शरीर पर कोई बाहरी चोट ही नहीं है तो ऑपरेशन कहां करोगे? दोनों पक्षों में जोरदार बहस छिड़ गई। आखिरकार फांगजी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं पारंपरिक चिकित्सा का डॉक्टर हूं, पहले मुझे कोशिश करने दीजिए। गोल चेहरे वाले डॉक्टर ने मुस्कुराकर शर्त रखी, अगर इलाज नहीं कर पाए तो लाइव प्रसारण में बर्फ वाले पानी से भरे टब में बैठना पड़ेगा। फांगजी बिना झिझक तैयार हो गए। ये खबर फैलते ही पूरे इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई। क्या सच में फांगजी इलाज कर पाएंगे? अगर वे भी असफल हुए तो फिर उम्मीद किससे करेंगे? फांगजी ने तुरंत एक्यूपंक्चर शुरू किया। उनकी सुइयां बिजली की रफ्तार से चलने लगी। आधे घंटे बाद तुम्हारे शरीर में दर्जनों सुइयां लगी थीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फांगजी हैरान रह गए, इतनी गहराई तक सुइयां लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये कैसे संभव है? उन्होंने हार नहीं मानी। सुइयां निकालने के बाद उन्होंने तुरंत कपिंग थेरेपी की तैयारी करवाई। डॉक्टर झाओ ने आश्चर्य से पूछा, अब कपिंग भी करेंगे? फांगजी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, तुरंत शुरू करो। कुछ ही देर में तुम्हारे पूरे शरीर पर दर्जनों कपिंग ग्लास लगाए जा चुके थे। तुम पूरी तरह कपिंग थेरेपी से ढक गए थे। अगर होश में होते तो दर्द से चीख पड़ते, लेकिन अरबपति सिस्टम से मिलने वाले विशाल इनाम के लिए तुम सब कुछ सहते रहे। आखिरकार फांगजी ने गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, मैं हार गया, इस बीमारी का इलाज मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने कपिंग ग्लास हटवा दिए और जाने लगे। तभी गोल चेहरे वाले डॉक्टर ने मुस्कुराकर याद दिलाया, शर्त मत भूलिए, अब लाइव में बर्फ वाले टब में बैठना होगा। फांगजी ने गंभीर चेहरा बनाए सिर हिला दिया। जब देश के सबसे बड़े पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी असफल हो गए तो बाकी सभी डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर इलाज की जिम्मेदारी उठाए। डॉक्टर झाओ ने पास खड़े गोल चेहरे वाले डॉक्टर की ओर देखा और पूछा, क्या आप खुद इस मामले को संभालना चाहेंगे? डॉक्टर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ऑपरेशन में कल करूंगा। पहले मरीज की हालत को स्थिर करना होगा और पिछले इलाज के प्रभाव को कम होने देना होगा। इस डॉक्टर का नाम हाओ गुइलोंग था। वह देश के सबसे
सबसे प्रसिद्ध न्यूरोसर्जनों में से एक थे और अब तक उनका कोई भी ऑपरेशन असफल नहीं हुआ था। वह ऑपरेशन की तैयारी करते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि सिर पर चीरा कहां लगाया जाए। उधर ये खबर फिर से लाइव प्रसारण में फैल गई। इंटरनेट पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अगर इतने बड़े विशेषज्ञ भी असफल हो गए तो अब क्या होगा? लगता है अब आखिरी उम्मीद यही ऑपरेशन है। अस्पताल के कमरे में भारी सन्नाटा था। जियांग शिनई अपने दोस्त शेन मुफेंग के साथ तुम्हें देखने आई। तुम्हें शांत लेटा देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, इन्हें देखकर डर लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। शेन मुफेंग तुम्हारे पास आकर बोला, भाई बस एक बार उठ जाओ, उसके बाद पार्टी, खाना, घूमना, जो कहोगे सब मेरी तरफ से। तुम मन ही मन मुस्कुरा उठे। एक पल को तुम्हारा मन हुआ कि अचानक उठकर उसे डरा दो, लेकिन तुम फिर भी चुपचाप पड़े रहे। उसी रात हाओ गुइलोंग को अस्पताल से आपातकालीन फोन आया। नींद से उठते ही वह नाराज हो गए, लेकिन मामला गंभीर समझते ही तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। वह भले ही बाहर से सख्त स्वभाव के थे, लेकिन अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और अनुशासित माने जाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने पूरे करियर में असाधारण सफलता हासिल की थी। जब वे अस्पताल पहुंचे तुम अब भी बेहोश पड़े थे। जियांग शिनई कई रातों से ठीक से सोई नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से अपने बाल पीछे किए और तुम्हारी ओर देखते हुए भर्राई आवाज में कहा, अगर यह हमारी आखिरी मुलाकात हुई तो इन दिनों तुम्हारी सेवा करते करते उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी चिंता और अपनापन पैदा हो चुका था। इसी बीच हाओ गुइलोंग तेजी से कमरे में आए और तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने जोर से कहा, शरीर में सूजन बढ़ रही है, दिल की धड़कन और रक्तचाप दोनों सामान्य से ऊपर हैं। तुरंत इलाज शुरू करो। पूरी मेडिकल टीम तेजी से काम में जुट गई। काफी कोशिशों के बाद तुम्हारा तेज बुखार कुछ कम होने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। हाओ गुइलोंग भी लगातार काम करते करते पूरी तरह थक चुके थे। जब जियांग शिनई ने देखा कि तुम्हारा तापमान पहले से कम हो गया है तो उसके मन का तनाव थोड़ा हल्का हुआ। कई दिनों की जागी हुई वह वहीं कुर्सी पर बैठी बैठी गहरी नींद में सो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगला दिन भी तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा लेकर आने वाला था। उसकी पूर्व सहेली शू हुआयेन अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ अस्पताल पहुंच गई। जियांग शिनई की थकी हुई हालत देखकर वह व्यंग्य से हंस पड़ी। अरे ये वही कॉलेज की मशहूर ब्यूटी क्वीन है, तुम्हारी हालत तो पहचान में भी नहीं आ रही। जियांग शिनई ने गुस्सा दबाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? शू हुआयेन ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर घमंड से कहा, देखो ये मेरे बॉयफ्रेंड किन जियानफेई हैं। इनके परिवार की दौलत अरबों में है। तुम्हारे उस बेहोश पड़े लड़के से तो लाख गुना बेहतर है। जियांग शिनई ने शांत स्वर में पूछा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शू हुआयेन का चेहरा गुस्से से भर गया। कॉलेज के 4 सालों में तुम हर बार मुझसे आगे निकली, पढ़ाई में भी, नाम में भी, और लोग हमेशा तुम्हारी ही तारीफ करते रहे। जियांग शिनई ने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें हराने की कोशिश नहीं की, मैं सिर्फ अपनी मेहनत करती रही। लेकिन शू हुआयेन ने उसकी एक न सुनी। हर परीक्षा में तुम मुझसे बस 1 नंबर ज्यादा लाती थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं कि यह सब संयोग था। जियांग शिनई ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर तुम यही मानना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शू हुआयेन ने जाते जाते जहर घोलते हुए कहा, तुम्हारा वह बेहोश लड़का कभी नहीं जागेगा, पूरी जिंदगी उसी की सेवा करती रहना। इतना कहकर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली गई। उनके जाते ही जियांग शिनई की हिम्मत टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर उसने कहा, मैंने कभी किसी से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीना चाहती थी। मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती रही, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। उसकी बातें सुनकर तुम्हारा मन भर आया, लेकिन उसी समय तुम्हारी हालत फिर बिगड़ने लगी। तुम्हारा शरीर तेज बुखार से तपने लगा और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। डॉक्टर हाओ गुइलोंग ने परेशान होकर कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा मरीज कभी नहीं देखा। ऑपरेशन करना है, लेकिन शरीर किसी भी हालत में स्थिर ही नहीं हो रहा। पूरा दिन डॉक्टर और नर्सें तुम्हें संभालने में लगे रहे। जियांग शिनई भी एक पल के लिए तुम्हारे पास से नहीं हटी। चिंता और थकान से उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। रात होते होते आखिर तुम्हारा बुखार कम होने लगा। डॉक्टर हाओ ने तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर झाओ ने सलाह दी, एक दिन और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हाओ गुइलोंग ने साफ मना कर दिया। अब और इंतजार नहीं, अगर आज भी टाल दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह तैयार हो गया। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी के साथ अंदर पहुंचे। उधर अस्पताल से खबर बाहर निकल गई कि तुम्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है और देश के सबसे बड़े सर्जनों में से एक स्वयं ऑपरेशन करने वाले हैं। धीरे धीरे तुम्हें स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया। तुम्हारे सिस्टम की गिनती के अनुसार आधी रात होने में अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। तुम मन ही मन यही सोच रहे थे, बस 2 मिनट और, अगर ये समय निकल गया तो मेरी संपत्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। उधर डॉक्टर हाउ पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने औजार तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या रहस्य छिपा है। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर
जियांग शिनई बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और वह हर पल किसी खबर का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की मुख्य लाइटें बिना किसी चेतावनी के बंद हो गईं। डॉक्टर हाओ और डॉक्टर झाओ एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, बैकअप बिजली चालू करो। अफरा तफरी में एक नर्स से कुछ उपकरण भी गिर गए। डॉक्टर हाओ ने खुद को शांत रखते हुए पूरी टीम को दोबारा तैयार होने का आदेश दिया। उसी दौरान आधी रात के 12 बज गए। तुम्हारे सिस्टम ने तुरंत सूचना दी, बधाई हो, लक्ष्य पूरा हुआ। अब तुम होश में आ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ठीक होने का अभिनय करना होगा ताकि किसी को शक न हो। ये सुनकर तुम मन ही मन बेहद खुश हुए। जैसे ही डॉक्टर हाओ का ऑपरेशन वाला चाकू तुम्हारे सिर के पास पहुंचा, तुमने धीरे धीरे अपनी एक आंख खोल दी। ये देखकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। डॉक्टर झाओ सबसे पहले संभले। उन्होंने उत्साह से पूछा, क्या तुम्हें होश आ गया है? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? तुमने बड़ी मुश्किल से हल्का सा सिर हिलाया। डॉक्टर हाओ ने राहत की लंबी सांस ली। शुक्र है आखिरी पल में जाग गया, नहीं तो ऑपरेशन करना ही पड़ता। बाहर जब जियांग शिनई को तुम्हारे होश में आने की खबर मिली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह तुम्हारे बिस्तर के पास बैठ गई और लगातार तुम्हें देखती रही, मानो उसे अब भी विश्वास न हो रहा हो कि तुम सचमुच जाग गए हो। इन दिनों की चिंता और संघर्ष के बाद उसके चेहरे की कठोरता गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में केवल राहत और स्नेह दिखाई दे रहा था। डॉक्टर झाओ भी खुशी से बोले, बहुत सही समय पर होश आया, बस थोड़ी सी देर और होती तो तुम्हारा ऑपरेशन शुरू हो चुका होता। डॉक्टर हाओ हंसते हुए बोले, सच कहूं तो मैं भी राहत महसूस कर रहा हूं। इतने में अस्पताल के कई वरिष्ठ विशेषज्ञ कमरे में पहुंच गए। सबसे आगे डॉक्टर फांग जी थे। कमरे में घुसते ही वे उत्साह से बोले, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी चिकित्सा का असर जरूर होगा। इन्हें मैंने ही ठीक किया है। ये सुनते ही डॉक्टर हाओ ने तुरंत विरोध किया, अरे सारी तारीफ खुद मत ले जाइए, अभी अभी मरीज होश में आया है। फांग जी हंसते हुए बोले, अगर मेरी एक्यूपंक्चर और कपिंग थेरेपी ना होती तो ये आज तक नहीं जागते। डॉक्टर हाओ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा दावा मत कीजिए। कुछ ही पलों में दोनों बड़े डॉक्टर आपस में बहस करने लगे। हालात इतने मजेदार हो गए कि बाकी डॉक्टरों को बीच बचाव करना पड़ा। डॉक्टर झाओ ने दोनों को शांत करते हुए कहा, बस कीजिए, मरीज अभी अभी होश में आया है, बाद में बहस कर लीजिए। इसी बीच एक नर्स ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा कर दी कि कई दिनों से बेहोश पड़ा मरीज आखिरकार होश में आ गया है। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई। लाखों लोग हैरानी और खुशी से इस खबर पर प्रतिक्रिया देने लगे। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ तुम्हारे जागने की चर्चा होने लगी। उधर तुम्हारे रूममेट जिन हानियों को जैसे ही यह खबर मिली, वह दौड़ते हुए हॉस्टल पहुंचा और सबको जगाने लगा। शेन मुपिंग तो यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा और जिन हानियों को गले लगाने लगा। जिन हानियों ने उसे तुरंत धक्का देते हुए हंसकर कहा, अरे हट, मुझे गले मत लगा। शेन मुपिंग फिर बाकी 3 रूममेट्स पर चिल्लाया, अबे उठो, अभी सोने का टाइम नहीं है। नींद में डूबे लड़के झुलाकर बोले, क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? एक ने तो बड़बड़ाते हुए कहा, कल मेरी डेट है, कम से कम आज तो सोने दो। शेन मुपिंग जोर से बोला, लाओ, मुझे जाग गया है, जल्दी अस्पताल चलो। इतना सुनते ही सबकी नींद उड़ गई। सब लोग जैसे तैसे चप्पल पहनकर बिना समय गंवाए अस्पताल की ओर भागे। तुम्हें जागा हुआ देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दोस्त हंसते हुए बोला, भाई हमें तो लगा था अब तू वापस नहीं आएगा। दूसरे ने मजाक किया, हम तो तेरे लिए श्रद्धांजलि की तैयारी भी करने वाले थे। ये सुनते ही शेन मुफेंग ने उसे डांट दिया, कुछ अच्छा बोल नहीं सकता क्या? दूसरा दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर यही कहूंगा, इतनी बड़ी मुसीबत से बच निकला है, अब तेरी किस्मत जरूर चमकेगी। सभी दोस्तों ने एक साथ मुस्कुराकर तुम्हें बधाई दी। तुमने उन सबको देखा, बिखरे हुए बाल, पैरों में चप्पल और नींद से भरे चेहरे। इतने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर दिल से मुस्कान आई। तुम्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में सच्चे दोस्तों का साथ सबसे बड़ी दौलत है। शेन मुफेंग थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, भाई इतनी जल्दी में आए कि तेरे लिए कुछ ला भी नहीं पाए। जियांग शिनई मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम सब आ गए, यही सबसे बड़ा तोहफा है। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा, भाभी जी तो पहले से ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ये सुनते ही जियांग शिनई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झेंपते हुए कहा, अब बस भी करो, तुम लोग रात भर जागे हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो, यहाँ मैं हूँ। लेकिन शेन मुफेंग ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, आज की रात हम यहीं रहेंगे। उसने एक दोस्त से पूछा, बोल पूरी रात जाग सकता है ना? दोस्त हंसते हुए बोला, अगर भाई के लिए है तो पूरी रात क्या 2 रात भी जाग लेंगे। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। पूरी रात वे तुम्हारे आसपास बैठे बातें करते रहे और तुम्हारे होश में आने की खुशी मनाते रहे। तुम मन ही मन सोचने लगे कि कॉलेज के 4 सालों में ऐसे दोस्त मिलना सचमुच बड़ी किस्मत की बात है। सुबह होने पर एक एक करके सभी दोस्त वापस हॉस्टल लौट गए। जियांग शिनई भी कई दिनों की थकान के बाद थोड़ा आराम करने के लिए उठी। जाने से पहले उसने तुम्हारी ओर मुस्कुराकर बहुत ही नरम आवाज में पूछा, क्या अब भी तुम्हें मेरी जरूरत है? क्या मैं यहीं रहूं? तुमने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने अपने बाल पीछे करते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं भी जाकर चैन की नींद सोना चाहती हूँ। इतने दिनों से ठीक से सो नहीं पाई थी, आज शायद पहली बार बिना किसी चिंता के सो सकूंगी। वह दरवाजे तक गई, फिर एक बार पीछे मुड़कर मुस्कुराई और हाथ हिलाकर विदा ली। उस मुस्कान में कई दिनों की थकान के बाद मिली राहत साफ झलक रही थी। सुबह अस्पताल ने तुम्हारी देखभाल के लिए एक नई नर्स की ड्यूटी लगा दी। वह एक प्रशिक्षु नर्स थी। तुमने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। वह हंसते हुए बोली, वाह, आखिरकार तुम जाग ही गए। तुम्हारी वजह से पूरे अस्पताल की नींद उड़ गई थी। और उस लड़की को देखो, उसने
तुम्हारी देखभाल करते करते खुद को कितना थका लिया। तुम अभी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए बस उसे देखते रहे। नर्स ने चम्मच से तुम्हें खाना खिलाते हुए कहा, मुंह खोलो। तुम्हारी नजर उसके नेम टैग पर गई। उस पर लिखा था शान शिशी। वह मुस्कुरा कर बोली, मैं शुरुआत से तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। सच कहूँ तो तुमने हम सबकी खूब परीक्षा ली है। अब जल्दी ठीक हो जाओ। उसी दिन तुम्हारे होश में आने की खबर पूरे इंटरनेट पर सबसे बड़ी खबर बन गई। कॉलेज में भी खुशी की लहर दौड़ गई। जो शिक्षक पहले तुम्हारी पढ़ाई रोकने की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। कक्षा में अध्यापक ने छात्रों से कहा, तुम सबने खबर सुनी, हमारा साथी अब होश में आ गया है। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। हालांकि शू हुआयन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश नहीं थी। कक्षा खत्म होने के बाद मॉनिटर ने सबको तुम्हारे लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान इकट्ठा करने का प्रस्ताव दिया। कुछ छात्रों ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन शू हुआयन ने ताना मारते हुए कहा, हम ही क्यों हर बार मदद करें। उसकी बात सुनकर कुछ और छात्र भी चुप हो गए। दोपहर में जियांग शिनई कई दिनों की थकान और काले घेरे लिए कॉलेज पहुंची। मॉनिटर ने उसे पैसे देते हुए कहा, यह सबने मिलकर तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है, इलाज में काम आ जाएगा। लेकिन उसने विनम्रता से पैसे वापस कर दिए। आप सबका धन्यवाद, लेकिन अब भी मेरे पास व्यवस्था है। आपकी भावना ही मेरे लिए काफी है। इतने में शू हुआयन वहां से गुजरते हुए व्यंग्य में बोली, लगता है अब चंदा भी मिलने लगा है। जियांग शिनई ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को अध्यापक और कई सहपाठी अस्पताल में तुम्हें देखने आए। अध्यापक मुस्कुराकर बोले, तुम्हें होश में देखकर बहुत खुशी हुई। हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे। सहपाठी फूल और फल लेकर आए। तुमने पूरी कोशिश करके धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। हालांकि तुम्हारी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन यह सुनकर सभी के चेहरे खेल उठे। सबको लगा कि अब तुम धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। इसी दौरान डॉक्टर हाओ गुइलोंग अपनी मेडिकल टीम के साथ कमरे में आए और हंसते हुए बोले, जरा रास्ता दीजिए, अब पूरे देश को दिखाना है कि हमारा मरीज आखिरकार ठीक हो रहा है। अध्यापक तुरंत मुस्कुराकर बोले, बस एक मिनट, पहले हम सब इनके साथ एक तस्वीर ले लें। ये सुनकर डॉक्टर भी हंस पड़े। अरे तस्वीर तो हम भी लेंगे। हालांकि तुम अभी ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने आसपास इतने लोगों का प्यार और अपनापन देखकर तुम्हारे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद अध्यापक, सहपाठी और तुम्हारे दोस्त तुम्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देकर वापस चले गए। डॉक्टरों ने भी मुस्कुराते हुए कमरे को फिर से शांत कराया ताकि तुम आराम कर सको। अध्यापक, सहपाठी और तुम्हारे रूममेट्स तुम्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देकर वापस चले गए। कमरा खाली होते ही डॉक्टरों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलो अब सब बाहर चलिए। कमरा इतना छोटा है कि सब लोग एक साथ नहीं रह सकते। मरीज को भी आराम करने दीजिए। इसके बाद डॉक्टर झाओ लियांगजुन ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर झाओ हूँ। आप सभी मुगे की खबर जानना चाहते थे, तो आइए आज आपको उनसे मिलवाते हैं। कुछ ही पलों में लाखों लोग लाइव से जुड़ गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, वाह सचमुच होश में आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, बस इतना काफी है कि वो अब सुरक्षित है। सिर्फ 10 मिनट के भीतर लाइव देखने वालों की संख्या 10 लाख से भी ऊपर पहुंच गई। डॉक्टर झाओ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उधर अस्पताल के दूसरे डॉक्टर भी कैमरे में आने का मौका ढूंढने लगे। डॉक्टर हाओ गुइलोंग सबसे आगे आकर बोले, आखिर मेरी भी बारी आ गई। दोस्तों, मैं सर्जन हाओ गुइलोंग हूँ। मोगे के ठीक होने में मेरा भी बड़ा योगदान है ना। तुमने उनकी ओर देखकर बस एक बड़ा सा आंखें घुमाने वाला इशारा कर दिया। ये देखकर लाइव चैट हंसी से भर गई। मोगे का एक्सप्रेशन तो कमाल है, लगता है डॉक्टर ने इसे खूब परेशान किया होगा। तभी किसी दर्शक ने कमेंट किया, क्या मोगे के इलाज के लिए हम सब मिलकर पैसे जुटाए? डॉक्टर हाओ ने सीधे तुमसे पूछा, अगर लोग मदद करना चाहें तो क्या तुम दान स्वीकार करोगे? तुमने बिना एक पल सोचे साफ मना कर दिया। दर्शकों को तुम्हारी यह बात और भी पसंद आई। तभी डॉक्टर फांगजी भी कैमरे के सामने आ गए। मुस्कुराकर बोले, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर फांगजी हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कमेंट्स फिर से भरने लगे। ये डॉक्टर तो बड़े सरल लगते हैं, इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। इतने में वरिष्ठ डॉक्टर डोंग भी वहाँ पहुंच गए। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे मेरी बारी कब आएगी? लेकिन बाकी डॉक्टर मजाक में उन्हें रोकने लगे। पहले से लाइन लगी है डॉक्टर साहब। सब लोग बारी बारी से तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। करीब 1 घंटे तक तुम्हें किसी सेलिब्रिटी की तरह घेर कर रखा गया। उधर तुम्हारे सिस्टम ने फिर एक नया विकल्प दिया। 2 रास्ते हैं। पहला, सामान्य तरीके से जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरा, 20 दिन तक धीरे धीरे ठीक हो। बदले में तुम्हारी शक्ल पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। तुमने बिना ज्यादा सोचे दूसरा विकल्प चुन लिया। फिलहाल तुम्हारा चेहरा सूजन की वजह से काफी बिगड़ चुका था, लेकिन तुम जानते थे कि थोड़ा धैर्य रखने पर भविष्य में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। सिस्टम ने आखिरी बार चेतावनी दी, इन 20 दिनों तक लोग तुम्हारे बदले हुए चेहरे का मजाक उड़ा सकते हैं। तुमने मन ही मन मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आखिर में जिंदगी बदलने वाली है तो इतनी सी परेशानी की परवाह नहीं। अगले ही पल सिस्टम ने सूचना दी, उलटी गिनती शुरू। 20 दिन बाद परिवर्तन पूरा होगा। अब तुम्हारी हालत लगातार सुधरने लगी। इंटरनेट पर भी धीरे धीरे तुम्हारे बारे में चर्चा कम होने लगी। तुम्हारा बुखार पूरी तरह उतर गया। हाथ पैरों में फिर से ताकत लौटने लगी और तुम धीरे धीरे खुद से हिलने डुलने लगे। 3 दिन बाद आखिरकार तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तुम्हारा शरीर अभी भी काफी कमजोर था, इसलिए बाहर निकलते समय व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। चेहरे की सूजन पूरी तरह नहीं उतरी थी। एक आंख पूरी तरह नहीं खुल रही थी और चेहरा पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा था। अस्पताल से निकलने से पहले तुमने डॉक्टर झाओ, डॉक्टर हाओ और बाकी मेडिकल टीम के साथ एक यादगार तस्वीर खिंचवाई। एक छोटा सा विदाई समारोह भी रखा गया। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कई दिनों से अस्पताल के बाहर डेरा डाले बैठे थे, वे भी अब वहां से लौटने लगे। उधर इंटरनेट पर लोग लगातार तुम्हें
तुम्हें नई जिंदगी की बधाई दे रहे थे और तुम्हारे स्वस्थ होने की शुभकामनाएं भेज रहे थे। जियांग शिनई तुम्हारी व्हील चेयर धीरे धीरे सड़क पर धकेलते हुए चल रही थी। उसने नरम आवाज में पूछा, अब हम कहाँ रहेंगे? तुमने सहजता से कहा, कोई किराए का घर ले लेते हैं, मुझे रोज दवा बनाकर पीनी होगी, हॉस्टल में रहना सुविधाजनक नहीं होगा। ये सुनकर जियांग शिनई ने अपना बैंक कार्ड निकाला और उदास होकर बोली, अस्पताल का खर्च और बाकी सब मिलाकर मेरे खाते में अब सिर्फ 1,000 रुपए बचे हैं, इतने में तो किराया भी नहीं होगा। तुम मुस्कुराए, इतनी सी बात, इस बार खर्च मैं करूंगा। वह हैरानी से तुम्हें देखने लगी। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुमने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालकर सामने लगे एटीएम की ओर इशारा किया। जरा पैसे निकाल कर देखो, पासवर्ड मैं बता देता हूँ। वह कार्ड को उलट पलट कर देखने लगी। ये कार्ड तो मेरे वाले जैसा भी नहीं है। तुमने हंसते हुए कहा, जाओ भरोसा रखो। जियांग शिनई एटीएम तक गई। उसने पासवर्ड डाला, बैलेंस स्क्रीन पर नहीं दिखा। वह 10,000 रुपए निकालना चाहती थी, लेकिन गलती से एक अतिरिक्त शून्य दब गया। जैसे ही उसने पुष्टि की, मशीन से लगातार नोट निकलने लगे। वह हैरान रह गई, अरे पूरे 1,00,000 रुपए निकल गए। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी पैसे निकल आए। फिर उसने अपना कार्ड लगाया और 2,000 रुपए निकालने चाहे, लेकिन उसमें पर्याप्त राशि ही नहीं बची थी। वह उलझन में वापस आई। तुमने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? वह धीरे से बोली, मैंने गलती से 1,00,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन तुम्हारे खाते में आखिर कितने पैसे हैं? तुमने मुस्कुराकर कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। जितने चाहिए निकाल लो, पैसे की चिंता मत करो। वह अविश्वास से तुम्हें देखने लगी। आरिदई की एक साधारण छात्र के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तुमने मजाकिया अंदाज में कहा, कभी कभी जिंदगी चौंका भी देती है। वह समझ गई कि अभी तुम कुछ नहीं बताने वाले। कुछ देर बाद उसने एक शांत इलाके में किराए का मकान दिखाया। यहाँ का किराया 5,000 रुपए महीना है। इलाज के दौरान तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुमने बिना सोचे हामी भर दी। एडवांस और किराया देकर कमरा ले लिया गया। जियांग शिनई को खर्च थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन तुम्हारी हालत देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। पहली मंजिल से ऊपर तुम्हें व्हील चेयर पर ले जाना मुश्किल होता, इसलिए नीचे का कमरा ही सबसे अच्छा था। कमरे में पहुंचकर उसने कहा, मैं तुम्हारी दवा बना कर लाती हूँ, तुम यहीं आराम करो। तुम चुपचाप मोबाइल देखने लगे। कुछ देर बाद रसोई में उसे काम करते देखकर तुम मन ही मन सोचने लगे, इसकी पीठ देखकर तो सच में ऐसा लगता है जैसे कोई घर संभालने वाली समझदार लड़की हो। इतने में वह दवा लेकर अंदर आ गई। गरम काढ़े की कड़वी महक पूरे कमरे में फैल गई। तुमने नाक सिकोड़ ली और उफ, इसकी बदबू तो बहुत भयानक है। वह मुस्कुराई, दवा कड़वी होती है तभी असर करती है। तुमने बच्चों की तरह बहाना बनाया, तुम ही पिला दो, अभी हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराई, पहले तो बिल्कुल बेहोश पड़े रहते थे, अब कम से कम खुद बात तो कर रहे हो। फिर उसने तुम्हारी ओर देखकर चुटकी ली, हाँ चेहरा अभी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मैं भी वापस कॉलेज जा सकूं। तुमने हंसते हुए कहा, सच में तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। उसने आंखें तरेर कर कहा, अब ज्यादा बातें मत करो, मुंह खोलो। तुमने जैसे तैसे दवा पी ली। इतनी कड़वी थी कि चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। तुमने शिकायत की, तुम पहले इतनी सख्त नहीं थी। वह थोड़ा झेंप गई, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। कुछ पल चुप रहने के बाद तुमने गंभीर स्वर में कहा, एक बात बताऊं? वह तुम्हारी ओर देखने लगी। तुमने धीरे से कहा, मैं बेहोश जरूर था, लेकिन मुझे तुम्हारी कई बातें सुनाई देती थीं। ये सुनते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि तुमने आखिर कितना कुछ सुन लिया था। वह तुरंत नजरें चुराकर बोली, तुमने गलत सुना होगा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तुम मुस्कुराए, ठीक है मान लेता हूँ कि मैंने गलत सुना। तुम रोज मुझे जल्दी जागने के लिए कहती थी, और एक दिन तो तुमने यह भी कहा था कि अगर मैं नहीं जागा तो तुम भी जीना नहीं चाहोगी। लेकिन वह अब भी तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह हल्का सा नाराज होकर बोली, अब मैं तुमसे बात नहीं कर रही, पहले दवा खत्म करो, मुझे कॉलेज भी जाना है। उसने चुपचाप तुम्हें दवा पिलाई और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। तुम उसे जाते हुए देखते रहे। मन ही मन तुम्हें उसकी नाराजगी भी प्यारी लग रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद जियांग शिनई कुछ देर दीवार से टिककर खड़ी रही। उसने एक बार पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि इस बात की राहत के थे कि उसकी सारी देखभाल और भावनाएं आखिरकार तुम तक पहुंच गई थीं। शायद पहली बार उसे लगा कि कोई सच में उसे समझता है। लेकिन कॉलेज लौटे ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग अचानक उसके पास आए और उसे अपने साथ ले गए, लेकर चले जाते हैं। इसी बीच जियांग शिनई को पुलिस अपने साथ ले गई। ये खबर पूरे कॉलेज में बम की तरह फैल गई। जब क्लास टीचर ने बताया कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पर बैंक की सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर अवैध रूप से 1,00,000 युआन निकालने का आरोप लगा है, तो पूरी क्लास दंग रह गई। हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ छात्रों को यकीन ही नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकती है। तभी एक ताना मारने वाली आवाज गूंजी, अरे उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लकड़ी भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मजबूरी में उसने ये रास्ता चुना होगा। तुम्हारे खिलाफ ये झूठा आरोप सुनते ही शेन मुफपेंग गुस्से में खड़ा हो गया। जरा सबूत के साथ बात करो, बिना वजह किसी पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन शू हुआयेन हंसते हुए बोला, क्यों? उसने किया है तो लोग बोलेंगे भी। मेरी नजर में तो वो गरीब होकर पागल हो चुका है, शायद अब खुद को बेचने की नौबत आ गई होगी। उसकी बातें जहर से भी ज्यादा कड़वी थीं। शेन मुफपेंग ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, लेकिन शू हुआयेन
यही नहीं रुका। वह हंसते हुए बोला, अस्पताल से निकलने के बाद लकड़ी भाई का चेहरा देखा है, कितना बदसूरत हो गया। अगर जियांग शिनई उसका साथ न देती तो उसे कोई पूछता भी नहीं। आखिरकार क्लास मॉनिटर ने बीच में आकर सबको चुप कराया। बस करो, इन दोनों की जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल में है, अब क्लास में और तमाशा मत बनाओ। उधर पुलिस स्टेशन में जियांग शिनई बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। पूछताछ के दौरान उसने मासूमियत से कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। उस कार्ड से सचमुच 1 लाख युआन निकाले जा सकते थे। लेकिन पुलिस अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि एटीएम से एक दिन में सिर्फ 20,000 युआन ही निकाले जा सकते हैं? ये सुनते ही वह बिल्कुल चुप हो गई। फिर भी उसने तुम पर जरा भी शक नहीं किया। उसे पूरा यकीन था कि गलती बैंक की है। कुछ देर बाद उसके पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, बेटी, पैसों की कितनी भी कमी हो, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए था। पिता की निराशा देखकर जियांग शिनई की आंखें भर आईं। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। उसी समय तुम्हें क्लास टीचर का फोन आया। जैसे ही तुम्हें पता चला कि जियांग शिनई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तुमने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, मैं यह मामला तुरंत सुलझा दूंगा। फोन रखते ही पुलिस अधिकारी का कॉल आ गया। क्या आप डोंगहाई यूनिवर्सिटी के लकड़ी भाई हैं? आपके बैंक कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, हमें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुमने शांत आवाज में जवाब दिया, लेकिन भीतर से तुम्हारा गुस्सा बढ़ चुका था। मेरे कार्ड में गड़बड़ी? ये सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। उन्हें क्या पता था कि तुम्हारे पास 10 ट्रिलियन युआन की संपत्ति है और तुम उस दौलत की ऊंचाई पर खड़े हो जहां तक उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। ये सोचकर कि तुम्हारे कार्ड की वजह से जियांग शिनई जेल जाने वाली है, तुम्हारे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तुमने तुरंत एक पुराने नंबर पर फोन मिलाया। दूसरी तरफ मौजूद एक मध्यम उम्र का आदमी स्क्रीन पर तुम्हारा नंबर देखकर लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। इतने बड़े अरबपति का खुद फोन आना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। तुमने बिना समय बर्बाद किए कहा, मेरी दोस्त ने मेरे कार्ड से 1 लाख युआन निकाले थे, तुम्हारे कर्मचारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब तुम खुद तय करो कि आगे क्या करना है। बैंक मैनेजर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह तुरंत बोला, सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इस मामले को संभालता हूँ, आपकी दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने सख्त आवाज में कहा, उम्मीद है ऐसा ही होगा, वरना इसके नतीजे तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। फोन कटते ही बैंक में हड़कंप मच गया। 5 मिनट के भीतर सारे बड़े अधिकारी मैनेजर के ऑफिस में जमा हो गए। जब उन्हें पता चला कि डोंगहाई ब्रांच ने बैंक के सबसे खास ग्राहक के दोस्त को गिरफ्तार करवा दिया है, तो सबके होश उड़ गए। मैनेजर गरज कर बोला, जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया है वह हमारे सुपर वीआईपी ग्राहक की दोस्त है। सुपर वीआईपी ग्राहक शब्द सुनते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसा दर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके खाते में अरबों की जमा राशि होती है, और शायद ये ग्राहक सिर्फ इसलिए उस श्रेणी में था क्योंकि बैंक में उससे ऊपर कोई श्रेणी थी ही नहीं। मैनेजर ने तुरंत डोंगहाई जाने का फैसला किया। उधर प्रशासनिक अधिकारी जियांग चाओमिंग ने घबराकर डोंगहाई ब्रांच मैनेजर को फोन लगाया। फोन उठते ही वह चिल्लाया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया है उसे तुरंत रिहा करो। जब ब्रांच मैनेजर को पता चला कि मामला बैंक के सबसे खास ग्राहक से जुड़ा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन रखते ही उसने कर्मचारियों पर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, पुलिस में शिकायत किसने की थी? एक महिला सुपरवाइजर डरते डरते खड़ी हुई। सर, मैंने की थी। उसने बैंक की खामी का फायदा उठाकर 1 लाख युआन निकाले थे। ब्रांच मैनेजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गरज कर बोला, तुम्हारी इस हरकत ने पूरे बैंक को मुसीबत में डाल दिया है। अभी के अभी जाकर उसे छुड़ा कर लाओ। अगर नहीं लाई तो कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। महिला सुपरवाइजर कांपने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। वह भागती हुई पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जियांग शिनई के बारे में अफवाहें आग की तरह फैल चुकी थीं। क्या सच में उसके घर वाले तो बहुत अमीर हैं? सिर्फ 1 लाख युआन के लिए ऐसा क्यों करेगी? तभी शू हुआइयन ने ताना मारा, वो पहले अमीर थी। लकड़ी भाई के महंगे इलाज के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने अपना घर और कार तक बेच दी। अब पूरा परिवार किराए के छोटे से मकान में रह रहा है। ये सुनते ही कैंटीन में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। इतनी बड़ी सच्चाई किसी ने सोची भी नहीं थी। एक छात्र से रहा नहीं गया। शू हुआइयन, इंसानियत भी कोई चीज होती है, किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन वह घमंड से हंस पड़ा, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो करना है कर लो। उधर पूछताछ वाले कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पुलिस ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था? जियांग शिनई ने अपने आंसू रोकते हुए फैसला किया कि वह हर इल्जाम अकेले अपने सिर ले लेगी ताकि तुम किसी मुसीबत में न फंसो। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं अकेली ही थी। अधिकारी ने उसके सामने जुर्म कबूल करने वाला बयान रख दिया। इस पर साइन कर दो, जैसे ही बैंक कार्ड की रिपोर्ट आ जाएगी तुम्हें सजा सुना दी जाएगी। कांपते हाथों से उसने पेन उठाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर भी उसने अपने नाम के पहले 2 अक्षर लिख दिए। जैसे ही वह तीसरा अक्षर लिखने वाली थी, उसी पल अचानक कमरे में फोन की तेज घंटी गूंज उठी। उधर पूछताछ कक्ष में जैसे ही रिकॉर्डिंग अधिकारी ने फोन उठाया, उसका चेहरा पल भर में उड़ गया। 2 बातें सुनते ही उसने झटके से जियांग शिनई के हाथ से वह कबूलनामे वाला कागज छीन लिया। उसने देखा कि दस्तखत पूरे होने में बस आधा अक्षर बाकी था।
उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बच गए, बस थोड़ा सा रह गया था, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जियांग शिनई घबराकर बोली, वो कागज मुझे वापस दो, मुझे साइन करना है। वह पहले ही तुम्हें बचाने के लिए जेल जाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन अधिकारी की अगली बात सुनकर वह वहीं जड़ हो गई। गलतफहमी हो गई थी, बैंक ने शिकायत वापस ले ली है, तुम निर्दोष हो, अभी इसी वक्त जा सकती हो। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मौत के मुंह से लौटने जैसा एहसास उसे जोर जोर से रुलाने लगा। उधर लोहे के दरवाजे के बाहर उसके पिता बेबस होकर हाथ जोड़ रहे थे। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, कृपया उस पर रहम कीजिए। जैसे ही वे घुटनों पर गिरने वाले थे, दरवाजा खुला और जियांग शिनई पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गई। पापा, मैं ठीक हूँ। उनके पीछे वही बैंक ब्रांच मैनेजर खड़ा था, जो कुछ देर पहले तक अकड़ में था, लेकिन अब बार बार झुककर माफी मांग रहा था। धूप में खड़े पिता और बेटी को ऐसा लगा जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब उस रहस्यमयी ड्रैगन एम्परर कार्ड की असली ताकत की बस शुरुआत थी। इसी समय डोंगहाई एयरपोर्ट पर इतिहास बनने वाला था। पूरा एयरपोर्ट वीआईपी स्वागत की तैयारी में लगा था। लोग हैरान थे, आखिर ऐसा कौन सा बड़ा आदमी आ रहा है कि सारे बड़े अधिकारी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। डोंगहाई बैंक की पूरी मैनेजमेंट टीम पसीने से भीगी हुई एयरपोर्ट पर खड़ी थी। तभी काले चश्मे और दमदार व्यक्तित्व वाला एक आदमी बाहर निकला। उसे देखते ही सभी की सांसें थम गईं। वह था लोंगहुई बैंक का मुख्य अध्यक्ष लियू हाओ। वह ऐसा वित्तीय दिग्गज था जिसके नियंत्रण में 18 ट्रिलियन युआन की पूंजी थी। पूरे वित्तीय जगत में उसका नाम एक किंवदंती माना जाता था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि डोंगहाई शहर का सर्वोच्च अधिकारी भी खुद उसका स्वागत करने आया था। उसके एयरपोर्ट पहुंचते ही पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई। संयोग से एक मशहूर लाइव स्ट्रीमर भी वहीं मौजूद था। उसने तुरंत लाइव शुरू कर दिया। दोस्तों, लोंगहुई बैंक के चेयरमैन अभी अभी डोंगहाई पहुंचे हैं और वो मेरे ठीक सामने हैं। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने चोरी से खींची गई तस्वीर दिखाई, पूरा इंटरनेट फट पड़ा। सचमुच वही है। इतना बड़ा आदमी डोंगहाई क्यों आया है? क्या यहाँ हजारों करोड़ का निवेश होने वाला है? लेकिन जब शहर के अधिकारी ने लियू हाओ से आने का कारण पूछा, तो उसने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ एक इंसान से मिलने आया हूँ और उससे माफी मांगने। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। इतने बड़े वित्तीय साम्राज्य का मालिक आखिर किससे माफी मांगने जा रहा था? कुछ ही देर बाद गाड़ियों का लंबा काफिला रवाना हुआ। सबको लगा कि वे किसी आलीशान होटल या सरकारी भवन जा रहे होंगे, लेकिन काफिला जाकर रुका छिंगछुआन स्ट्रीट, मकान नंबर 286, एक पुराने किराए के मकान के सामने। उसी समय जियांग शिनई थकी हुई हालत में घर लौटी। तुम व्हीलचेयर घुमाकर उसके पास आए। उसे देखते ही तुम्हारा दिल भर आया। तुमने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। शिनई, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाऊंगा। व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद, चेहरे पर बीमारी की सूजन होने के बावजूद तुम्हारी आवाज में पूरा विश्वास था। तभी बाहर कई लग्जरी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला। सबसे पहले उतरे लोंगहुई बैंक के चेयरमैन लियू हाओ और उनके साथ शहर के सर्वोच्च अधिकारी भी थे। जियांग शिनई घबराकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। लकड़ी भाई, मत डरना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसे लगा कि ये लोग तुम्हें परेशान करने आए हैं। मोहल्ले के लोग भी बाहर इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। सबको यकीन था कि इतने बड़े लोग किसी बड़ी मुसीबत की वजह से आए हैं, लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबकी रूह कंपा दी। लियू हाओ ने जियांग शिनई की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे तुम्हारी व्हीलचेयर के सामने आया और पूरे सम्मान के साथ गहरा झुककर बोला, मिस्टर लकड़ी भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देर से पहुंचा। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना बड़ा बैंक अध्यक्ष एक बदसूरत और व्हीलचेयर पर बैठे युवक के सामने सिर झुकाकर माफी मांग रहा था। लोगों को तभी समझ आया, जिस महान व्यक्ति से मिलने पूरा शहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। तुमने ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैं बहुत नाराज हूँ। जियांग शिनई के पिता डर से कांपने लगे। उन्होंने शहर के अधिकारी से हकलाते हुए पूछा, माफ कीजिए, आप लोग कौन हैं? जब उन्हें इन दोनों की असली पहचान पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही लोग थे जिन्हें वह अब तक सिर्फ टीवी और अखबारों में देखते आए थे, लेकिन तुम्हें उनकी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने अपनी जेब से वह काला ड्रैगन एम्परर कार्ड निकाला और सबके सामने मेज पर रख दिया। फिर शांत स्वर में बोले, इस कार्ड से मुझे 100 अरब युआन निकालने हैं। 100 अरब। ये 3 शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी बैंक अधिकारियों के होश उड़ गए। लेकिन वही महिला सुपरवाइजर जिसने पहले पुलिस में शिकायत की थी, अब भी अपनी गलती नहीं समझ पाई। वह हंसते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? किसी कार्ड में इतने पैसे हो ही नहीं सकते। ये सुनते ही लियू हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसकी नजरें इतनी खतरनाक थीं कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कांप उठा, क्योंकि सिर्फ वही और शहर का अधिकारी जानते थे कि उस कार्ड के पीछे 10 ट्रिलियन युआन से भी ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय पूंजी थी। तुम वही इंसान थे जो चाहो तो पूरे बैंक की किस्मत बदल सकते थे। तुमने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, मेरी दोस्त को गिरफ्तार करवाने वाला कौन था? लियू हाओ दहाड़ उठा, जिसने भी ये किया है तुरंत सामने आए। ब्रांच मैनेजर के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने कांपती हुई महिला सुपरवाइजर को आगे धकेल दिया। तुमने उसकी तरफ बिना किसी दया के देखा और कहा, अगर मुझसे समझौता करना चाहती हो तो एक काम करो, 1 करोड़ युआन नकद निकालो और इसे एक एक नोट गिनवाओ। हर नोट हाथ से गिनना होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। ये सुनते ही महिला सुपरवाइजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 करोड़ युआन के नोट गिनने में लाखों नोट होते हैं। इतनी बड़ी सजा सुनकर वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन लियू हाओ की खौफनाक नजरों के सामने किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ब्रांच मैनेजर तुरंत उसे घसीटकर बाहर ले गया। उसे पता था अब उसके लिए असली नरक की शुरुआत होने वाली थी। आखिरकार पूरा विवाद तुम्हारी जबरदस्त जीत के साथ खत्म हुआ। इसके बाद शहर के सबसे बड़े अधिकारी ने बेहद विनम्र होकर कहा, मिस्टर लकड़ी भाई, क्या मुझे आपको खाने पर बुलाने का सौभाग्य मिल सकता है? जो अधिकारी पहले सबके लिए पहुंच से बाहर था, वह इस समय एक साधारण मेजबान की तरह तुम्हें निमंत्रण दे रहा था। उसने खास तौर पर जियांग शिनई और उसके पिता को भी साथ लाने को कहा। रात के भोज में सबने मिलकर खाना खाया और जाम टकराए। जियांग शिनई के पिता जियांग झाओदोंग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कल तक वे हर तरफ से परेशान थे, लेकिन आज शहर के सबसे बड़े अधिकारी के सम्मानित मेहमान बन चुके थे। उन्होंने तुम्हारे सामने रखा शराब का गिलास उठाकर कहा, लकड़ी भाई, शराब नहीं पी सकते, ये जाम मैं उनकी तरफ से पीता हूँ। उन्हें बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हंसते बोलते देखकर तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। जियांग शिनई तुम्हारा हाथ पकड़े ये सब देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वह हमेशा बचाने की कोशिश करती थी, उसने सिर्फ एक दावत में उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। दावत खत्म होने के बाद लॉन्गहुई बैंक के अध्यक्ष लियू हाओ ने दोनों हाथों से तुम्हारा हाथ थाम लिया और विनम्रता से कहा, मिस्टर लकड़ी भाई, आज से लॉन्गहुई बैंक हमेशा आपका वफादार रहेगा। तुमने बस हल्के से सिर हिलाया। जो मुझे नहीं छेड़ेगा, मैं भी उसे कभी नहीं छेड़ूंगा। वापसी के रास्ते में शहर का सबसे बड़ा अधिकारी खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से लियू हाओ से पूछा, आखिर लकड़ी भाई के पास कितनी दौलत है? लियू हाओ ने खिड़की के बाहर मौजूद 150 अरब युआन की मार्केट वैल्यू वाली सबसे बड़ी कंपनी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसी 6-7 कंपनियां तो वह सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से खरीद सकता है। ये सुनते ही अधिकारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लियू हाओ आगे बोला, क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी घटना के बारे में सुना है? वही रहस्यमयी शख्स जिसने दुनिया भर से 10 ट्रिलियन युआन की संपत्ति अपने नियंत्रण में ले ली थी, वह आदमी कोई और नहीं, यही है 10 ट्रिलियन। अधिकारी के पूरे शरीर से पसीना छूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह खुद को कितना बड़ा समझता था, लेकिन तुम्हारे सामने उसकी हैसियत सिर्फ एक कर्मचारी जितनी थी। उधर लॉन्गहुई बैंक में उस महिला सुपरवाइजर की जिंदगी का सबसे बुरा दिन चल रहा था। वह नोटों के पहाड़ के बीच घुटनों के बल बैठी थी। उसकी उंगलियां अकड़ चुकी थीं और आंखें लाल हो गई थीं। उसके सामने 1 करोड़ युआन नकद रखा था। आदेश साफ था, रुको मत, एक एक नोट हाथ से गिनो। किसी ने उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। पूरा इंटरनेट हिल गया। अरे, क्या किसी का घर लूट लिया गया है? इतने पैसे गिनते गिनते तो हाथ टूट जाएंगे। बड़े आदमी से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। आखिरकार वो महिला नोट गिनते गिनते बेहोश हो गई। अस्पताल में होश आने पर उसके फोन पर सिर्फ एक संदेश आया, आपकी नौकरी समाप्त कर दी गई है। बाहर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, लेकिन किराए के छोटे से घर के अंदर माहौल बेहद शांत और अपनापन भरा था। तुम जियांग शिनई को अपने लिए भागदौड़ करते हुए देख रहे थे। अचानक तुमने पूछा, शिनई, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है ना? वह हल्का सा शर्मा गई। अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे कोई तोहफा देने वाले हो? उसके थके हुए चेहरे को देखकर तुमने मन ही मन फैसला किया, इस बार उसका जन्मदिन पूरी दुनिया का सबसे शानदार जन्मदिन होगा। तुमने तुरंत 1 करोड़ युआन नकद मंगवाए। फिर बिना एक पल गंवाए शहर के सबसे महंगे इलाके में 2 आलीशान विला खरीद ली। एक विला उसके माता पिता के नाम कर दिया और दूसरा अपने नाम। बाकी बचे पैसों से उसके पिता ने अपनी जिंदगी की पहली फरारी खरीद ली। कुछ दिनों बाद जियांग शिनई ने कहा, पापा, मैं नए विला में अपने क्लासमेट्स की पार्टी रखना चाहती हूँ। अब उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने क्लास ग्रुप में निमंत्रण भेजा, लोग मजाक उड़ाने लगे। कॉलेज क्वीन पार्टी दे रही है, कहीं पैसे उधार मांगने के लिए तो नहीं बुला रही? सुना है उसके पापा दिवालिया हो गए हैं, जरूर कोई चाल होगी। उसकी पुरानी सहेली शू हुआइयन ने भी ताना मारा, मैं ऐसे गरीबों की पार्टी में नहीं आने वाली, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। पूरी क्लास में से सिर्फ 12 छात्र आए। तुम्हारे बुलाए हुए रूममेट और क्लास टीचर को मिलाकर कुल 18 लोग ही पहुंचे। सभी को लगा कि उन्हें
तुम्हें किसी साधारण ढाबे या छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाया जाएगा। लेकिन जैसे ही टैक्सी शहर के सबसे महंगे विला एरिया के सामने रुकी, सबकी आंखें फटी रह गईं। अरे ये तो जेड बे विला है, यहाँ तो एक विला की कीमत कम से कम 5 करोड़ युआन होगी। सब डरते डरते अंदर गए। महल जैसी सजावट, आंगन में खड़ी बिल्कुल नई फरारी, सबका दिमाग सुन्न हो गया। आखिर किसी ने हिम्मत करके पूछा, शिनई, क्या तुम्हारे घर वालों की लॉटरी लग गई? वो मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरे घर का नहीं, ये सब लकड़ी भाई का है। एक ही वाक्य ने पूरे माहौल को शांत कर दिया। तुम्हारे रूममेट शेन मुफेंग ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, क्या तुम देश के नंबर 1 मरीज हो? क्या सरकार तुम्हारे ऊपर रिसर्च करने के लिए करोड़ों की सब्सिडी दे रही है? सब अभी अनुमान ही लगा रहे थे कि तभी तुम बैसाखी के सहारे धीरे धीरे बाहर आए। आज पहली बार तुमने व्हील चेयर छोड़ दी थी। हालांकि चेहरे की सूजन अभी भी पूरी तरह नहीं उतरी थी और तुम अब भी काफी बदसूरत दिख रहे थे, लेकिन अब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े थे। तुम मुस्कुराकर बोले, आप सभी का स्वागत है। गंभीर माहौल अचानक हंसी में बदल गया। एक दोस्त हंसते हुए बोला, भाई तुम्हारा चेहरा तो सूजकर पूरा गुब्बारा बन गया है। दूसरा बोला, इतने बदसूरत तो पहले भी नहीं थे। सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ खुशी थी। यही तो सच्चे दोस्त होते हैं। तुम्हें जिंदा, मुस्कुराते और अपने पैरों पर खड़ा देखकर वे दिल से खुश थे। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। इसी बीच जांग शिनई के पिता जांग झाओदोंग अपने हाथों में पूरी भुनी हुई भेड़ लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही सभी की नजरें उन पर टिक गईं। कुछ दिन पहले तक जो आदमी दिवालिया होकर टूटा हुआ लग रहा था, आज वही बेहद आत्मविश्वासी, शालीन और दमकते चेहरे के साथ सबके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी ने दोबारा करवट ले ली हो। कई लड़कियां हैरानी से बोली, शिनई, तुम्हारे पापा तो बहुत हैंडसम हैं। क्लास मॉनिटर ने हंसते हुए मजाक किया, इस हालत को देखकर तो लगता है कि जल्द ही तुम्हें एक छोटा भाई या बहन मिलने वाला है। सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। जांग झाओदोंग सिर्फ मुस्कुराए और सबको खाने के लिए बुला लिया। मेज पर तरह तरह के शानदार व्यंजन और महंगी डिशें सजी थीं। सामने करोड़ों का आलीशान विला था। इतनी शानो शौकत देखकर सहपाठी खुद को असहज महसूस करने लगे। कुछ दिन पहले तक सबको लगता था कि जियांग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन आज उनका ठाठ पहले से भी कहीं ज्यादा शानदार था। आखिरकार क्लास टीचर से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, मिस्टर जियांग, क्या आप फिर से बिजनेस शुरू करने वाले हैं? जियांग झाओदोंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं। फिर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पूरा माहौल शांत हो गया। मैं अब सरकारी कंपनी में नौकरी करने जा रहा हूँ। सब हैरान रह गए। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी पोस्ट? उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, उप महाप्रबंधक, वाइस जनरल मैनेजर। पूरा कमरा सन्न रह गया। सरकारी कंपनी का उप महाप्रबंधक, ये सिर्फ अमीर होने से भी कहीं बड़ी बात थी। सबके मन में एक ही ख्याल आया, जियांग परिवार की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। इसी दौरान जांग झाओदोंग अचानक तुम्हारी तरफ मुड़े। उन्होंने सबके सामने सम्मान से कहा, लकड़ी भाई, सरकारी कंपनी में नौकरी करना हमेशा मेरा सपना था। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा नई शुरुआत करने का मौका मिला। धन्यवाद। इतना कहते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ तुम्हारी तरफ उठ गईं। तुमने बड़े आराम से प्लेट उठाई और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद किस बात का? अब तो हम अपने ही लोग हैं। तुम्हारी यह बात सुनते ही जांग शिनई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह घबराकर बोली, कौन अपने लोग हैं तुम्हारे? उसका शर्म से झुका हुआ चेहरा देखकर पूरे कमरे में जोरदार ठहाके गूंज उठे। सब लोग दोनों को चिढ़ाने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बैसाखी के सहारे चलने वाला तुम जैसा लड़का आखिरकार कॉलेज की सबसे खूबसूरत और ठंडी स्वभाव वाली लड़की का दिल जीत लेगा। थोड़ी देर बाद बारबेक्यू के दौरान क्लास मॉनिटर ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा, लकड़ी भाई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। कॉलेज क्वीन तो लगभग तुम्हारी होने वाली पत्नी बन चुकी है। जांग शिनई तुरंत बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो चुका था। उसकी शर्मीली मुस्कान ही सब कुछ बता रही थी। सबको समझ आ गया कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा साथ किसी और ने नहीं, उसके अपने माता पिता ने दिया। तुम उसे घर छोड़ने वाले थे, तभी उसके होने वाले ससुर जांग झाओदोंग ने तुम दोनों को हंसते हुए बाहर धकेल दिया। उन्होंने मजाक में कहा, तुम दोनों यहाँ रहकर हमारी नींद खराब मत करो, जाओ अपने घर जाकर आराम करो। इतना ही नहीं, उसकी माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, लकड़ी भाई, मैंने तो अपनी बेटी के दहेज के लिए प्रोफेसर की कई साल पुरानी नौकरी तक छोड़ दी है। जब उसके माता पिता ने खुद ही तुम्हें साथ भेज दिया तो तुम्हारे पास मना करने की कोई वजह नहीं बची। तुम जियांग शिनई को अपने निजी आलीशान विला में ले आए। हाँ, इतनी कम उम्र में ही तुम करोड़ों के मालिक और एक शानदार विला के मालिक बन चुके थे। अब रात का समय था। एक ही घर में एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की। पूरा माहौल हल्की सी शर्म और रोमांच से भर गया। तुमने नजर उठाई और देखा कि जियांग शिनई अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। तुमने अभी अभी नहाकर निकली जियांग शिनई को देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना आज मेरी पीठ भी तुम ही साफ कर दो। वह शर्म से लाल हो गई और धीरे से बोली, खुद ही नहा लो। जब तुम नहाकर बाहर आए तो जैसे कोई और ही इंसान लग रहे थे। चेहरे की थकान काफी हद तक गायब हो चुकी थी। गोरी और साफ त्वचा के साथ तुम पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक दिख रहे थे। जियांग शिनई कुछ पल तक बस तुम्हें देखती ही रह गई।
उसकी नजरों में तुम्हारी यह बीमार सी मासूमियत अब जानलेवा आकर्षण बन चुकी थी। अगली सुबह धूप खिली हुई थी। आंख खुलते ही तुमने देखा कि जियांग शिनई एप्रन पहनकर रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसका वह घरेलू और प्यारा रूप देखकर तुम्हारा दिल भर आया। गर्मा गर्म नाश्ता खाते हुए तुमने अचानक कहा, शिनई, क्या तुम रोज मेरे लिए ऐसा नाश्ता बनाओगी? ये सुनते ही वह चुप हो गई। ये सवाल नहीं बल्कि एक तरह का प्रेम प्रस्ताव था। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने मना नहीं किया, बस हिम्मत करके तुम्हारी आंखों में देखा। उस नजर में अब सिर्फ शर्म नहीं थी बल्कि साफ साफ प्यार दिखाई दे रहा था। अब जब दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझ चुके थे तो छिपाने जैसा कुछ नहीं बचा था। तुम दोनों साथ में टैक्सी लेकर सीधे डोंगहाई यूनिवर्सिटी पहुंचे। कॉलेज के गेट पर सबकी नजरें तुम दोनों पर टिक गईं। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और उसके साथ बैसाखी के सहारे चलता एक साधारण सा लड़का। यह नजारा देखकर चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की और इतना बदसूरत लड़का। फूल भी आखिर गोबर पर ही जाकर खिला। तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक चमचमाती मसेराती तुम्हारे सामने आकर रुकी। उसमें से तुम्हारी पूर्व प्रेमिका शू हुआयेन अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ उतरी। उसने घमंड से तुम्हें देखा और हंसते हुए बोली, अरे ये वही गरीब और बदसूरत लड़का है ना? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, जियांग शिनई ने तुम्हारी बैसाखी एक तरफ रखी और सबके सामने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। इससे बड़ा झटका किसी के लिए नहीं हो सकता था। कॉलेज क्वीन ने सबके सामने एक साधारण लड़के का हाथ थाम लिया था। ये सिर्फ अपने रिश्ते का ऐलान नहीं था, ये पूरे कॉलेज के लड़कों के दिल पर सीधा वार था। जियांग शिनई बिना किसी झिझक के तुम्हारा हाथ पकड़कर क्लासरूम में चली गई। उन दोनों को साथ देखकर बाकी छात्र जलने लगे। जैसे ही तुम क्लास में पहुंचे, तानों की बरसात शुरू हो गई। फूल और गोबर की जोड़ी आ गई। देखो, बदसूरत लोग भी सपने देखने लगे हैं। जिन लड़कों ने कभी जियांग शिनई को पाने की कोशिश की थी, वे अपनी सारी जलन तुम पर निकालने लगे। सबसे ज्यादा मजा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड शू हुआयेन को आ रहा था। वह तुम्हारा मजाक उड़ते देखकर ताली बजा रही थी। उसी समय क्लास का अमीर लड़का फेंक झिंग शुआन खड़ा हुआ। उसने जानबूझकर शू हुआयेन के सामने रौब झाड़ते हुए कहा, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, मैं तुम्हें 50,000 युआन का डायमंड नेकलेस गिफ्ट करूंगा। पूरा क्लासरूम हैरानी से भर गया। शू हुआयेन मुस्कुराकर बोली, जरूर लूंगी। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखकर ताना मारा, कम से कम कोई तो ढंग का तोहफा देता है। कुछ लोग तो ऐसे सस्ते गिफ्ट देते हैं कि उन्हें देखकर ही शर्म आ जाए। तुम दोनों को बस ठंडे भाव से देखते रहे। तुम्हारे खाते में मौजूद 10 ट्रिलियन युआन के सामने 50,000 युआन तो एक बूंद के बराबर भी नहीं थे। कुछ देर बाद खूबसूरत टीचर चू क्लास में आ गई और माहौल शांत हो गया। 2 पीरियड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। तुम जियांग शिनई के साथ बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक कॉलेज के प्रिंसिपल खुद क्लास में आ गए। उन्होंने सीधे तुम्हारा नाम लिया, लकड़ी भाई, मेरे साथ चलो, कोई खास व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही शू हुआयेन फिर ताना मारने लगी, अरे वाह, प्रिंसिपल खुद बुलाने आए हैं। लगता है गरीब छात्रों वाली 50,000 युआन की सहायता मिलने वाली है। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। हर कोई तुम्हें गरीब समझकर मजाक उड़ा रहा था। जियांग शिनई कुछ बोलने ही वाली थी कि तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुस्कुराकर बोले, अगर इन्हें लगता है कि मुझे गरीबों वाली सहायता मिलने वाली है तो अभी ऐसा ही सोचने दो। इनका भ्रम तोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। तुम प्रिंसिपल के साथ एक निजी मीटिंग रूम में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही तुमने देखा कि अंदर कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक मध्यम आयु का व्यक्ति बैठा था। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में परिचय कराया, लकड़ी भाई, ये डोंगहाई शहर की सबसे बड़ी कंपनी लू ग्रुप के चेयरमैन लू चांगजियांग हैं। तुम हल्का सा चौंक गए। लू ग्रुप, जिसकी कुल कीमत लगभग 200 अरब युआन थी। इतने बड़े उद्योगपति का तुमसे मिलना अपने आप में हैरानी की बात थी। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब लू चांगजियांग ने बेहद सम्मान के साथ तुम्हारी तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने तुम्हें भी कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। इसी बीच व्यापार जगत के सबसे बड़े उद्योगपति लू चांगजियांग तुम्हारे सामने बैठे थे। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, लकड़ी भाई, मैं आज यहाँ किसी और वजह से नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लू ग्रुप के 20% शेयर खरीद लो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये कोई 50,000 युआन की छात्र सहायता नहीं थी बल्कि पूरे 400 अरब युआन के शेयरों का प्रस्ताव था। तुमने हैरानी से प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्होंने पूछ लिया, मिस्टर लू, आपकी कंपनी की कीमत लगभग 2000 अरब युआन है। ऐसी सफल कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा आप एक छात्र को क्यों बेचना चाहते हैं? लू चांगजियांग मुस्कुराए, कोई खास वजह नहीं, बस मुझे लगता है कि इस नौजवान पर दांव लगाना सबसे सही फैसला होगा। प्रिंसिपल ने झिझकते हुए कहा, लेकिन लकड़ी भाई के पास इतने पैसे कहाँ होंगे? तुम मुस्कुराए, किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? इतना कहकर तुमने अपना बैंक कार्ड मेज पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में 400 अरब युआन का भुगतान पूरा हो गया। प्रिंसिपल की आंखें फटी रह गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। जिसे सब गरीब छात्र समझ रहे थे वह तो चलता फिरता खजाना निकला। लू चांगजियांग ने खुशी से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब तुम सिर्फ एक छात्र नहीं थे बल्कि लू ग्रुप के 20% शेयरों के मालिक और कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके थे। सौदा पूरा होने के बाद तुम लू चांगजियांग की लग्जरी कार में बैठ गए। तभी कार की खिड़की के पास 2 परिचित चेहरे दिखाई दिए। वे थे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड शू हुआयेन का नया बॉयफ्रेंड शो शुएजन और उसका पिता। दोनों तुम्हें पहचान नहीं पाए। शो शुएजन चापलूसी करते हुए बोला, अंकल लू, मुझे भी अपने साथ डिनर का एक मौका दे दीजिए। लू चांगजियांग ने तुम्हारी तरफ देखा। उनकी नजर पूछ रही थी, क्या तुम इन्हें जानते हो? तुमने खिड़की के बाहर उन दोनों को देखा और बिना
बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर नहीं कह दिया। लू चांगजियांग सब समझ गए। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। कार निकल गई और शाओ परिवार वहीं खड़ा रह गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे एक इशारे ने लू ग्रुप के सारे दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दिए थे। उधर शू हुआयेन अब भी अमीर घराने की बहू बनने के सपने देख रही थी। उसने प्यार से शाओ शुएजिन को फोन किया, जानू आज रात मुझे डिनर पर लेने आ जाना। लेकिन दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, डिनर छोड़ो, दफा हो जाओ। शू हुआयेन हैरान रह गई। जिस लड़के पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था वह अचानक इतना बदल कैसे गया। उधर कॉलेज में तुम्हारी जिंदगी का एक और यादगार पल आने वाला था। जियांग शिनई ने अचानक कहा, बैसाखी फेंक दो। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने तुम्हें दीवार के साथ रोक दिया। अगले ही पल उसने तुम्हें दीवार से टिकाकर घेर लिया। पूरे कॉलेज के लड़के यह नजारा देखकर जल उठे। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, अरे उस बदसूरत लड़के को छोड़ो, हम में आखिर कमी क्या है। उसी समय फिर वही नफरत भरी आवाज सुनाई दी, बदसूरत लोग ही सबसे ज्यादा ड्रामा करते हैं। शू हुआयेन फिर तुम्हें नीचा दिखाने आ पहुंची, लेकिन जियांग शिनई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखती रही और मुस्कुराकर बोली, हाँ कुछ लोग सच में बहुत परेशान करते हैं। तुमने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल किसी मक्खी जैसी। ये सुनकर शू हुआयेन गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। जियांग शिनई ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें कॉलेज के पीछे वाले छोटे जंगल की तरफ ले गई। वह मुस्कुराकर बोली, चलो कुछ अच्छा काम करते हैं। ये सुनकर आसपास के लोग तरह तरह की बातें सोचने लगे, लेकिन सिर्फ तुम जानते थे कि उसका मतलब था तुम्हें पढ़ाई में मदद करना। करीब आधे घंटे बाद सूरज ढल चुका था। चारों तरफ सुनहरी शाम फैली हुई थी। जियांग शिनई ने अपनी कॉपी बंद की और मुस्कुराकर पूछा, भूख लगी है, चलो आज मालातांग खाते हैं। न कोई महंगा होटल, न कोई कैंडल लाइट डिनर। फिर भी वह साधारण सा पल दुनिया की सबसे खूबसूरत याद बन गया। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तुम उसे देखते ही रह गए। आखिरकार तुमने अपने दिल की बात कह ही दी। जियांग शिनई, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराई। फिर चॉपस्टिक से एक मीट बॉल उठाकर तुम्हारे सामने लाते हुए बोली, मुंह खोलो। तुमने बिना कुछ कहे मुंह खोल दिया। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि आसपास बैठे लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज ने उस खूबसूरत पल को अचानक तोड़ दिया। तभी तुमने पीछे मुड़कर देखा, वहां तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड शू हुआयेन खड़ी थी। शायद वह तुम्हें और जियांग शिनई को साथ देखकर जल उठी थी। गुस्से में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कटोरे समेत जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। गरम सूप उसके पूरे कपड़ों पर फैल गया। वह गुस्से से चीखी, जियांग शिनई, तुमने जानबूझकर मुझसे बदला लिया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इतना कहकर वह रोती हुई वहां से भाग गई। तुमने उसकी तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। तुम दोनों बिल चुकाकर जाने ही वाले थे कि जमीन पर एक मोबाइल फोन पड़ा दिखाई दिया। वह शू हुआयेन का फोन था जो वह वहीं भूल गई थी। उसी समय दुकान के मालिक ने तुम्हें रोक लिया। अभी अभी जो लड़की गई है उसने पैसे नहीं दिए, कुल 20 युआन बनते हैं। ये सुनकर तुम्हारी हंसी छूट गई। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड खाना खाकर बिना पैसे दिए भाग गई और अब उसकी जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पैसे देने पड़ रहे थे। जियांग शिनई ने बिना कुछ कहे पैसे चुका दिए। फिर उसने मोबाइल एक ऐसे सहपाठी को दे दिया जो बाद में कॉलेज लौटने वाला था, ताकि वह शू हुआयेन को फोन लौटा दे। हॉस्टल लौटते समय जियांग शिनई अचानक रुक गई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह मुस्कुराकर बोली, अब से मैं फायर रोज और तुम सनशाइन लेफ्ट बैंक। उसी शाम तुम दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर कपल प्रोफाइल फोटो और कपल यूजर नेम लगा लिए। पूरी क्लास का ग्रुप हंगामे से भर गया। लेकिन तुम्हारी ये खुशी कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगली सुबह जैसे ही तुम क्लास में पहुंचे, शू हुआयेन अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। वह गुस्से से चिल्लाई, मेरा मोबाइल वापस करो। क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि मेरा फोन भी चुरा लिया? उसकी आवाज सुनकर पूरी क्लास की नजरें तुम्हारी तरफ उठ गईं। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। सुना है लकड़ी भाई तो गरीब छात्रों वाली सहायता भी लेने वाले थे। जियांग शिनई गुस्से में खड़ी हो गई। शू हुआयेन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन वह और जोर से चिल्लाई, तुम दोनों ने मेरा फोन बेच दिया होगा, पैसों की इतनी ही जरूरत थी ना। उसी समय तुम्हारा दोस्त जिन हानियों हंस पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, हद है, स्कूल ने लकड़ी भाई को 50,000 युआन की अस्पताल सहायता दी थी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। जो इंसान मुफ्त के 50,000 युआन नहीं लेता, वह तुम्हारा सस्ता सा मोबाइल चुराएगा? पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सबके चेहरे बदल गए। तभी पिछली रात देर से लौटने वाली एक लड़की दौड़ती हुई क्लास में आई। उसने बैग से मोबाइल निकालकर शू हुआयेन को दिया। ये लो तुम्हारा फोन, कल रात तुम इसे रेस्टोरेंट में भूल गई थी। जियांग शिनई ने ही इसे संभाल कर रखा था। इसके बाद एक और छात्र बोला, और हाँ, कल रात शू हुआयेन बिना पैसे दिए भाग गई थी। उसके 20 युआन भी जियांग शिनई ने ही चुकाए थे। अब पूरी सच्चाई सबके सामने थी। तुम लोगों ने न सिर्फ उसका फोन सुरक्षित रखा, बल्कि उसका बिल भी चुकाया, और बदले में उसने तुम पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्लास मॉनिटर ने ठंडी आवाज में कहा, लोगों ने तुम्हारी मदद की और तुमने उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया। यही है तुम्हारा चरित्र? पूरी क्लास की नजरें शू हुआयेन पर टिक गईं। उसे लगा जैसे हर नजर उसके चेहरे पर तमाचा मार रही हो। उसका चेहरा शर्म से सफेद पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार सचमुच उसके पास किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन यह
घटना यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक तुम्हारी जेब में रखा फोन बज उठा। एक ऐसा बड़ा व्यक्ति तुमसे मिलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उधर शू हुआइयन शर्म के मारे क्लास से भाग गई। वो उस दिन पढ़ाई भी नहीं कर सकी और जो अमीर लड़का फेंग झिंगशुआन काफी समय से उस पर नजर रखे हुए था, वह भी उसके पीछे पीछे निकल गया। तुम्हें उन दोनों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। तुमने जेब से एक कागज निकाला और जियांग शिनई को दे दिया। वह हैरानी से बोली, ये क्या है? तुमने कागज खोलकर उसके सामने रखा। वह तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ प्रेम पत्र था। उसमें लिखा था, तुम एक गहरे लाल रंग का गुलाब हो जो आग की तरह खिलता है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ हूँ। शब्द भले ही साधारण थे, लेकिन उन्हें पढ़ते पढ़ते जियांग शिनई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका दिल खुशी से भर उठा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब तुम दोनों साथ लौट रहे थे तो फिर वही ताने सुनाई देने लगे, लकड़ी भाई अब कितना बदसूरत हो गया है। कॉलेज क्वीन आखिर इसमें क्या देखती है? इतना खूबसूरत फूल और ऐसा लड़का। लेकिन इस बार जियांग शिनई बिल्कुल नहीं डरी। उसने सबके सामने तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसने अपनी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों में फंसा दी। वह सिर ऊंचा करके मुस्कुराते हुए चल रही थी, जैसे पूरी दुनिया से कह रही हो, हाँ मैं इसी से प्यार करती हूँ। जिसे जलना है जलता रहे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। कुछ लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंटरनेट पर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। कमेंट्स आने लगे, लकड़ी भाई देश के हीरो हैं, चेहरा बदल जाने से क्या होता है, यही सच्चा प्यार है। जलने वालों चुप रहो। उधर तुम अपनी प्रेम कहानी में खुश थे, लेकिन उसी समय शंघाई में तुम्हें लेकर एक बेहद गोपनीय बैठक चल रही थी। देश के 10 सबसे बड़े बैंकों के अध्यक्ष एक जगह इकट्ठा हुए थे। यहाँ तक कि देश के आर्थिक मामलों के सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी खुद मौजूद थे। बैठक का माहौल इतना गंभीर था कि वहां मौजूद सभी बड़े अधिकारी खड़े होकर एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। उन्हें पता था अब जो फैसला होने वाला है वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच बैंक के अध्यक्ष ने एक गोपनीय सरकारी आदेश सबके सामने रखा। उस आदेश में सिर्फ एक ही निर्देश था, लकड़ी भाई को हर हाल में पैसा खर्च करवाओ। हाँ, इस बार सरकार खुद मैदान में उतर चुकी थी। तुम्हारी विदेशों में जमा अपार संपत्ति को देश की अर्थव्यवस्था में लाने के लिए सरकार ने तुम्हारे लिए एक खास लक्ष्य तय किया था। तुम्हारे हर बैंक कार्ड से हर महीने कम से कम 1 करोड़ युआन खर्च होना चाहिए। और चूंकि तुम्हारे पास 10 बड़े बैंकों के कार्ड थे, इसलिए तुम्हें हर महीने कम से कम 10 करोड़ युआन खर्च करने ही होंगे। उधर तुम आराम से सोफे पर लेटे लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि तभी लियू हाओ का फोन आ गया। लकड़ी भाई, ये ऊपर से आया हुआ सीधा आदेश है, सरकारी दस्तावेज जारी हो चुका है, आपको हर हाल में पैसा खर्च करना होगा। फोन रखने के बाद तुमने माथा पकड़ लिया। जिंदगी में पहली बार तुम्हें लगा बहुत ज्यादा पैसा होना भी एक परेशानी है। तभी जियांग शिनई फल लेकर तुम्हारे पास आई। उसकी गोरी कलाई देखकर अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, चलो तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीदता हूँ। वह तुरंत बोली, नहीं मुझे घड़ी नहीं चाहिए, मेरे फोन में ही समय दिख जाता है। तुम मुस्कुराए, नहीं खरीदनी तो पड़ेगी, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। जिस लाइव स्ट्रीम को तुम देख रहे थे वह दुनिया के मशहूर घड़ी डिजाइनर हेनरी मास्टर की थी। वहाँ एटर्नल लव नाम की लिमिटेड एडिशन कपल वॉच की नीलामी चल रही थी। दुनिया में उसकी सिर्फ 10 जोड़ियां बनाई गई थी। हर घड़ी की शुरुआती कीमत 16.8 लाख युआन थी, जबकि एक जोड़ी की कीमत 60 लाख युआन तक पहुंच चुकी थी। लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग यह नजारा देख रहे थे। कोई कह रहा था इतनी महंगी घड़ी कौन खरीदेगा। दूसरा बोला, एक जोड़ी की कीमत तो एक आलीशान घर के बराबर है, लगता है आज कोई इसे नहीं खरीदेगा। उसी समय एक कोने में बैठी शू हुआइयन भी वहीं लाइव देख रही थी। वह अपने अमीर आशिक शाओ शुएजिंग से वहीं घड़ी खरीदने की जिद कर रही थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कुछ हजार वाली घड़ी ले लो, यही काफी है। उधर तुमने बिना जरा सी हिचकिचाहट के स्क्रीन पर उंगली रखी और 60 लाख युआन का भुगतान कर दिया। अगले ही पल पूरा लाइव स्ट्रीम हिल गया। हेनरी मास्टर खुशी से उछल पड़े, बधाई हो, सनशाइन लेफ्ट बैंक नाम के ग्राहक ने 60 लाख युआन में एटर्नल लव कपल वॉच खरीद ली है। पूरे लाइव चैट में बाढ़ आ गई। हे भगवान, सच में किसी ने खरीद ली। 60 लाख ऐसे खर्च कर दिए जैसे कुछ था ही नहीं। ये आखिर कौन सा अरबपति है, इतने पैसों में तो मैं पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। सनशाइन लेफ्ट बैंक, आपको मेरा सलाम। लाखों लोग उस रहस्यमयी खरीदार की तारीफ करने लगे। उधर जियांग शिनई स्तब्ध होकर तुम्हें देख रही थी। उसने अविश्वास से पूछा, तुमने सच में खरीद ली? तुमने मुस्कुराकर बिल्कुल शांत स्वर में कहा, इतना मत सोचो, सरकारी आदेश है, बस पैसा खर्च करना है। फिर तुमने हंसते हुए कहा, एक घड़ी तुम पहनोगी और एक मैं, यही हमारी कपल वॉच होगी। जियांग शिनई मना करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके लिए वह सिर्फ घड़ी नहीं थी, बल्कि 2 कलाइयों पर सजा हुआ अनमोल प्यार था। उधर शू हुआइयन का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। गुस्से में उसने अमीर लड़के शाओ शुएजिंग को मैसेज भेजा, क्या कल रात डिनर पर चलोगे? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, चल सकता हूँ, लेकिन अपने कॉलेज के कुछ सबसे होनहार लोगों को भी साथ लेकर आना, वरना मिलने की जरूरत नहीं। ये सुनकर शू हुआइयन उलझन में पड़ गई। वह सोचने लगी कि किससे बुलाए। एक पल के लिए उसके दिमाग में जियांग शिनई का नाम आया, लेकिन उसने तुरंत वह विचार छोड़ दिया। वह किसी भी हालत में उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी। आखिरकार अमीर परिवार से रिश्ता बनाए रखने के लालच में उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कुछ ऐसे छात्रों को चुन लिया जिन्हें वह प्रतिभाशाली समझती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डिनर पार्टी जल्द ही उसके लिए बेइज्जती का सबसे बड़ा मंच बनने वाली है। तुम्हारी आलीशान जिंदगी की शुरुआत 2 घड़ियों पर 30 लाख युआन खर्च करने से हुई। अगली सुबह
सुबह दुनिया के मशहूर घड़ी डिजाइनर हेनरी खुद तुम्हारे घर घड़ियां पहुंचाने आए। उन्होंने साफ कहा कि वे असली खरीदार से ही मिलना चाहते हैं। जियांग शिनई तुरंत तुम्हें बाहर बुलाकर ले आई। हेनरी ने तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तो आप ही हैं मिस्टर सनशाइन लेफ्ट बैंक। भले ही आपकी शक्ल सूरत साधारण हो, लेकिन आपकी आत्मा बेहद महान है। आप और आपकी गर्लफ्रेंड इस घड़ी के सबसे योग्य मालिक हैं। ये सुनकर जियांग शिनई कुछ कहना चाहती थी। वह बताना चाहती थी कि तुम दोनों अभी आधिकारिक तौर पर रिश्ते में नहीं हो, लेकिन न जाने क्यों आखिर में वह चुप ही रह गई। इसके बाद हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आप दोनों के साथ एक फोटो ले सकता हूँ? तुमने जियांग शिनई की तरफ देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। क्लिक, तस्वीर खींच गई। फोटो में तुम दोनों साथ खड़े थे और कलाई पर चमक रही थी दुनिया की सबसे कीमती एटर्नल लव कपल वॉच। हेनरी के जाने के बाद जियांग शिनई घड़ी उतारकर कमरे में रखने लगी। तुम दरवाजे से टिककर मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, कॉलेज में पहनकर नहीं जाओगी? उसने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या मैं पागल हूँ इतनी महंगी घड़ी पहनकर जाऊं ताकि सब मुझे घूरते रहें? और फिर वैसे भी अभी हमारे बीच वो रिश्ता कहाँ है? तुम मुस्कुराते हुए उसके करीब आए। अभी कौन सा रिश्ता नहीं है? ये सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वह धीरे से बोली, मतलब अभी हम सच में कपल तो नहीं है। जब उसने घड़ी पहनने से मना कर दिया तो तुमने भी अकेले पहनने का विचार छोड़ दिया। इतनी अनमोल कपल वॉच तभी अच्छी लगेगी जब तुम दोनों साथ पहनोगे, इसलिए तुमने दोनों घड़ियां वापस सुरक्षित रख दी। फिर तुम दोनों टैक्सी लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद तुमने कहा, हर रोज टैक्सी से आना जाना बहुत झंझट है। शिनई, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? वह गर्व से बोली, बिल्कुल, मैंने पिछले साल ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। तुम मुस्कुराए, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद देता हूँ। वह तुरंत भड़क गई, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा बेकार पड़ा है? तुम हंस पड़े। उसका गुस्सा भी तुम्हें बेहद प्यारा लग रहा था। अरे, मुझे तो सरकार ने खुद पैसा खर्च करने का आदेश दिया है, बताओ कौन सी कार चाहिए? वह समझी कि तुम मजाक कर रहे हो। हंसते हुए बोली, अगर इतने ही बड़े अमीर हो तो मेरे लिए पोर्श 918 खरीद दो। अगले ही पल तुमने मोबाइल निकाला और सीधे लू चांगजियांग को फोन मिला दिया। ओल्ड लू, मेरे लिए तुरंत एक पोर्श 918 का इंतजाम करो। अभी शोरूम के मालिक से बात करो। फोन रखते ही तुमने मुस्कुराकर उंगलियां चटकाई। काम हो गया, आज दोपहर ही गाड़ी लेने चलेंगे। जियांग शिनई की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम सच में बोल रहे हो? तुमने बिना झिझक कहा, बिल्कुल। वह तुम्हें ध्यान से देखने लगी, फिर धीरे से बोली, आज अचानक मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? तुम उसके कान के पास झुककर मुस्कुराए, बस एक गले लगना। वह तुरंत इधर उधर देखने लगी। सड़क पर कॉलेज के बहुत से छात्र छात्राएं आ जा रहे थे। कुछ पल झिझकने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और सबके सामने दौड़कर तुम्हें कसकर गले लगा लिया। ये नज़ारा देखकर आसपास के सभी छात्र दंग रह गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान! कॉलेज क्वीन ने लकड़ी भाई को सबके सामने गले लगा लिया। दूसरा बोला, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तीसरा बोला, सुना था दोनों साथ मालातांग खाने गए थे, अब तो लगता है दोनों साथ रहने भी लगे हैं। डोंगहाई यूनिवर्सिटी के सारे सिंगल लड़के इस नजारे को देखकर जल भुन गए। क्लास मॉनिटर हंसते हुए बोला, यार अब तो तुम्हें पीटने का मन कर रहा है। रूममेट गांव झुनबो भी हंसते हुए बोला, भाई तू तो हमें जलाकर ही छोड़ेगा। गले मिलने के बाद भी तुमने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम दोनों हाथों में हाथ डाले कॉलेज की ओर बढ़ गए। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सेहत तेजी से सुधरने लगी। तुम्हारे पैरों में फिर से पूरी ताकत लौट आई। अब तुम्हें बैसाखी की भी जरूरत नहीं रही। तुरंत तुमने हॉस्टल के ग्रुप में मैसेज किया, भाइयों सब बाहर आओ, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रुप में तुरंत हंगामा मच गया। एक दोस्त ने लिखा, क्या सच में कॉलेज क्वीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? कमाल कर दिया भाई। दूसरा बोला, लेकिन ये प्यार का प्रदर्शन मैं देखने नहीं आ रहा। सब बहाने बनाने लगे, लेकिन इस बार तुमने किसी की एक नहीं सुनी। आखिरकार सबको जबरदस्ती साथ चलना पड़ा। उस दोपहर तुम अपने 5 रूममेट्स और जियांग शिनई के साथ कुल 7 लोग टैक्सी से अपने तय स्थान पर पहुंचे। जैसे ही टैक्सी रुकी, तुम्हारे सभी दोस्त सामने का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गए।